ब्रह्मांड में 2 खरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। 2 खरब। और इन सब में से एक आकाश गंगा है जो इतनी बड़ी है कि जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार इसे मेजर किया तो उन्होंने अपना डेटा 3 बार चेक किया, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। इसका नाम है एल्सायोनियस। और साल 2022 में जब यह डिस्कवरी पब्लिश हुई तो पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया हैरान रह गई। ये आकाश गंगा हमारी मिल्की वे से 160 गुना बड़ी है। 160 गुना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कितनी बड़ी है, ये कैसे बनी, और इसे जानने के बाद तुम्हारा ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सब्सक्राइब करो। ये जर्नी अभी शुरू होती है, तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी बात से। हमारी अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमने पूरी सिविलाइजेशन बनाई, जिस पर हर इंसान पैदा हुआ जो कभी जिया, वो इस यूनिवर्स में एक रेत के दाने से भी छोटी है। और ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये लिटरली सच है। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि उसे समझने के लिए भी हमें स्केल की बात करनी पड़ती है। सन से अर्थ की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और यही डिस्टेंस हम एक यूनिट मानते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का आउटर एज इस यूनिट में सैकड़ों गुना दूर है। फिर आती है मिल्की वे, हमारी अपनी गैलेक्सी, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक कॉर्नर में छुपा हुआ है। मिल्की वे में लगभग 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस इतनी वास्ट है कि किलोमीटर में मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट्स लाइट ईयर्स यूज करते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करती है। और मिल्की वे का डायमीटर है लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स। ये सुनने में बस एक नंबर लगता है, पर इसका मतलब है कि अगर तू आज लाइट की स्पीड से चलना शुरू करे तो तुझे सिर्फ अपनी गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। और यही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है आज की कहानी में। अब जब हमने मिल्की वे को समझ लिया तो एक सेकंड के लिए उसे पूरी तरह भूल जाओ, क्योंकि मिल्की वे अकेली नहीं है। वो एक बहुत बड़े नेबरहुड का हिस्सा है, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। इस लोकल ग्रुप में लगभग 54 गैलेक्सीज हैं। इनमें से कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ तो इतनी छोटी हैं कि उन्हें ड्वार्फ गैलेक्सीज कहा जाता है। और इस पूरे लोकल ग्रुप में सबसे बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो हमारी मिल्की वे से लगभग 2 गुनी बड़ी है और जो एक दिन हमसे टकराने वाली भी है। पर वो अलग कहानी है। अब इस लोकल ग्रुप को भी एक बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लो। इसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। इसमें सैकड़ों गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर्स हैं। और ये सुपर क्लस्टर भी एक और बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे लनियाकिया कहते हैं। लनियाकिया का मतलब हवायन भाषा में होता है इमेजरेबल हेवन, यानी वो आसमान जिसे नापा नहीं जा सकता। और इसका डायमीटर है लगभग 520 मिलियन लाइट ईयर्स। 520 मिलियन लाइट ईयर्स। 1 लाख लाइट ईयर्स वाली मिल्की वे को याद है ना? उसे बार 200 बार एक लाइन में रख दो, तब जाकर लनियाकिया का एक सिरे से दूसरा सिरा आएगा। पर रुको, ये सब तो बस बैकग्राउंड था। असली बात अभी शुरू होती है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज अकेले नहीं तैरती, वो क्लस्टर्स में रहती हैं। और कुछ क्लस्टर्स इतने मैसिव होते हैं, इतने घने होते हैं, इतने इनॉर्मस होते हैं कि उनके सेंटर में जो गैलेक्सी होती है वो बाकी सब गैलेक्सीज से ग्रेविटी के जरिए मटेरियल खींचती रहती है, सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। और धीरे धीरे वो गैलेक्सी बड़ी होती जाती है, और बड़ी, और बड़ी। इसी प्रोसेस को एस्ट्रोनॉमर्स कैनिबलिज्म कहते हैं, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। जब एक बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सीज को लिटरली खा जाती है, उनके स्टार्स को अपने अंदर समेट लेती है, उनके गैस क्लाउड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और हर बार जब वो किसी गैलेक्सी को खाती है, वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। ये कोई रेयर प्रोसेस नहीं है, यूनिवर्स में ये हर जगह होता है।
हमारी मिल्की वे ने भी अपनी लाइफ में कई छोटी गैलेक्सीज को अब्जॉर्ब किया है। साइंटिस्ट्स को इसके एविडेंस मिले हैं। स्टार्स की सर्टन स्ट्रीम्स हैं जो इंडिकेट करती हैं कि कभी वो किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। पर कुछ गैलेक्सीज इस प्रोसेस को इतने एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती हैं कि वो एक ऐसे साइज तक पहुंच जाती हैं जो नॉर्मल नहीं लगता। यूनिवर्स में एक स्पेशल कैटेगरी है, इन्हें कहते हैं जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये वो गैलेक्सीज हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स की मर्जर्स और एब्जॉर्प्शंस के बाद इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनकी शेप भी नॉर्मल स्पाइरल नहीं रही। मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सी एक खूबसूरत पिनव्हील की तरह दिखती है, पर जब कोई गैलेक्सी इतनी बड़ी हो जाए, इतनी मैसिव हो जाए, तो वो एक फॉर्मलेस एलिप्टिकल ब्लॉब बन जाती है, स्टार्स का एक विशाल समुद्र। और इन्हीं जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज में से कुछ हैं जो साइज के मामले में बाकी सबसे आगे निकल जाती हैं। इन्हें कहते हैं ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सीज, यानी वो गैलेक्सीज जो अपने पूरे गैलेक्सी क्लस्टर में सबसे ब्राइट हैं, सबसे मैसिव हैं और सबसे सेंटर में हैं। और इन्हीं में से एक गैलेक्सी है जिसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया, जिसका साइज देखकर इक्वेशंस को दोबारा चेक करना पड़ा, जिसके बारे में जब पहली बार पेपर्स पब्लिश हुए तो एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी में एक ही सवाल था कि यह कैसे पॉसिबल है। उस गैलेक्सी का नाम है अल्सायोनियस, और अगले पार्ट में हम सीधे उसी के अंदर जाएंगे। तो सवाल यह है कि एल्सियोनियस इतनी बड़ी कैसे बन गई। यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें यूनिवर्स की सबसे वायलेंट, सबसे एक्सट्रीम और सबसे फैसिनेटिंग फिनोमिनन को समझना होगा। उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, पर यह कोई ऑर्डिनरी ब्लैक होल नहीं है, यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और सुपर मैसिव का मतलब है लिटरली सुपर और मैसिव। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। उसकी मास है लगभग 40 लाख सोलर मैसेस, यानी वो हमारे सन से 40 लाख गुना भारी है। यह सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। पर अल्सायोनियस के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसकी मास है लगभग 400 अरब सोलर मैसेस। 400 अरब। हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल से यह लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है। 1 करोड़ गुना। इसे किसी भी नॉर्मल स्केल पर रखना पॉसिबल नहीं है। ये उस कैटेगरी का ब्लैक होल है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स अल्ट्रा मासिव ब्लैक होल कहते हैं, सुपर मैसिव से भी एक लेवल ऊपर। अब यह ब्लैक होल करता क्या है? जब किसी ब्लैक होल के सराउंडिंग एरिया में गैस और डस्ट होता है तो वो मटेरियल ब्लैक होल की तरफ खींचता है। ये मटेरियल डायरेक्टली ब्लैक होल में नहीं गिरता, पहले ये एक डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क इतनी फास्ट रोटेट करती है, इतना फ्रिक्शन होता है इसमें कि यह अनगॉडली टेम्परेचर्स तक गर्म हो जाती है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज। और इस प्रोसेस में कुछ मटेरियल दोनों पोल से बाहर निकलता है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क, इनॉर्मस स्पीड पर। ये हैं रिलेटिविस्टिक जेट्स, यानी ऐसे जेट्स जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहे हैं। ये जेट्स जब सराउंडिंग इंटरगैलेक्टिक मीडियम से टकराते हैं तो एक शॉक वेव क्रिएट होती है, और उस शॉक वेव की वजह से एक इनॉर्मस रेडियो इमिटिंग स्ट्रक्चर बनती है। यही है रेडियो लोब। और एल्सायोनियस के दोनों तरफ यही रेडियो लोब्स हैं जो मिलकर 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स की डिस्टेंस कवर करते हैं। पर सिर्फ ब्लैक होल का मैसिव होना काफी नहीं है इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके लिए एक और चीज चाहिए, एनवायरनमेंट। एल्सायोनियस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है वो बाकी जायंट रेडियो गैलेक्सीज से अलग है। आमतौर पर गैलेक्सी क्लस्टर्स में इंटरगैलेक्टिक मीडियम, यानी गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बहुत डेंस होता है, बहुत ज्यादा गैस होती है वहां। और जब जेट्स इस डेंस मीडियम से टकराते हैं तो वो रुक जाते हैं, पुश बैक हो जाते हैं। इसीलिए नॉर्मल रेडियो गैलेक्सीज के लोब्स इतने बड़े नहीं हो पाते। पर एल्सियोनियस के सराउंडिंग एरिया में यह इंटरगैलेक्टिक मीडियम कंपैरेटिवली बहुत थिन है,
बहुत कम डेंस है। इसका मतलब जेट्स को कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिली। वो ट्रैवल करते रहे और करते रहे और करते रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिना किसी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अगर तुम किसी ओपन हाईवे पर गाड़ी चलाओ जहां कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो तुम जितना चाहो उतना आगे जा सकते हो। एल्सियोनियस के जेट्स के साथ यही हुआ। एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जो इनॉर्मस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एक अनयूजुअली थिन इंटरगैलेक्टिक एनवायरनमेंट जो उन जेट्स को रोकने में केपेबल नहीं है। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसने एल्सायोनियस को वो बनाया जो वो आज है। पर यहां एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या यूनिवर्स में और भी जगहें हैं जहां यही कंडीशंस हैं? क्या एल्सायोनियस ट्रूली यूनिक है, या यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है उस चीज का जो हम अभी तक प्रॉपरली देख नहीं पाए हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एल्सायोनियस से भी कोई बड़ी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में? इन सवालों के जवाब अगले पार्ट्स में आएंगे। पर अभी के लिए सिर्फ एक बात को माइंड में रखो, ये सब एक सिंगल ब्लैक होल की वजह से है। एक पॉइंट जो इतना डेंस है कि उसमें से लाइट भी नहीं निकल सकती, और उसी एक पॉइंट की एनर्जी ने 1,60,60,00,000 लाइट ईयर्स वाइड स्ट्रक्चर बना दी। यूनिवर्स में पावर का सबसे एक्सट्रीम डेमोन्स्ट्रेशन शायद यही है। अब तक हमने जो समझा वो यह था कि एल्सियोनियस एग्जिस्ट करती है, वो कहाँ है और वो इतनी बड़ी क्यों है। पर अभी तक हमने सिर्फ नंबर सुने हैं। 1,60,60,00,000 लाइट ईयर्स, 400 अरब सोलर मैसेस, 3 अरब लाइट ईयर्स दूर। ये नंबर्स हैं, और नंबर्स को ब्रेन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से बना है। हम डिस्टेंसेस को तब समझते हैं जब वो हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ी हों। किलोमीटर समझ आता है, शहर से शहर की दूरी समझ आती है, पर लाइट ईयर्स, बिलियंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आज इस पार्ट में हम ये करेंगे कि इन नंबर्स को रियल बनाएंगे, इन्हें तोड़ेंगे, इन्हें किसी ऐसी चीज से कंपेयर करेंगे जो हम एक्चुअली फील कर सकें। तो शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल चीज, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। 3 लाख किलोमीटर। अर्थ का सरकमफ्रेंस है लगभग 40,000 किलोमीटर। इसका मतलब लाइट 1 सेकंड में पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। अब एक लाइट ईयर, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करती है। एक साल में लगभग 3,50,00,000 सेकंड्स होते हैं, और हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसे मल्टीप्लाई करो तो एक लाइट ईयर होती है लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9,50,000 अरब किलोमीटर, सिर्फ एक लाइट ईयर। अब एल्सियोनियस की साइज है 1,60,00,000 लाइट ईयर्स। इसे 9,50,000 अरब से मल्टीप्लाई करो। जो नंबर आएगा वो इतना बड़ा है कि उसे लिखने के लिए एक पूरा पेज भर जाएगा सिर्फ जीरो से। पर चलो इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लो तुम एक स्पेसशिप में बैठे हो, और यह स्पेसशिप साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। साउंड की स्पीड है लगभग 350 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड पर तुम्हें सिर्फ एल्सायोनियस को एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा जो यूनिवर्स की करंट एज से भी कई गुना ज्यादा है। यूनिवर्स की एज है लगभग 14 अरब साल, और साउंड की स्पीड से एल्सायोनियस क्रॉस करने में लगेगा उससे भी बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, साउंड की स्पीड बहुत स्लो है। चलो लाइट की स्पीड से चलते हैं। लाइट की स्पीड से चलने पर एल्सियोनियस को क्रॉस करने में लगेंगे 1,60,00,000 साल। 1,60,00,000 साल। ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस इस अर्थ पर कितने समय से हैं? लगभग 3 लाख साल से। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी सिविलाइजेशन, पूरा एवोल्यूशन, सब मिलाकर 3 लाख साल। एल्सियोनियस को लाइट की स्पीड से क्रॉस करने में उससे भी 50 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। अब एक और कंपैरिजन। हमारा पूरा सोलर सिस्टम सन से लेकर नेपट्यून तक
लगभग 9 अरब किलोमीटर वाइड है। ये डिस्टेंस लाइट लगभग 8.5 घंटे में कवर करती है। 8.5 घंटे। एल्सियोनियस उस डिस्टेंस को इतनी बार कंटेन करती है कि वो नंबर प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है। और यह सिर्फ फिजिकल साइज की बात है। अब सोचो इसके अंदर कितने स्टार्स होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, कितने प्लैनेट्स होंगे। अगर हमारी मिल्की वे में 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, तो एल्सायोनियस में, जो मिल्की वे से 160 गुना बड़ी है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, पॉसिबली हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस। और हर स्टार के अराउंड प्लैनेट्स हो सकते हैं, और हर प्लैनेट पर थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है। एल्सियोनियस सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये एक इंटायर यूनिवर्स के अंदर एक और यूनिवर्स जैसी है। पर जो चीज इसे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है, वो इसका साइज नहीं है, वो ये है कि हमें इसका पता इतनी देर से चला। ये गैलेक्सी हमेशा से थी, 3 अरब लाइट ईयर्स दूर, एग्जिस्ट करती रही, ग्रो करती रही, और हम जानते ही नहीं थे। इसका मतलब यूनिवर्स में और क्या क्या है जो हम अभी तक नहीं जानते? ये सवाल अगले पार्ट में। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल्सायोनियस जैसी 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स वाइड गैलेक्सी हमें इतनी देर से पता चली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज अभी भी लिमिटेड हैं। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स हम देख पाते हैं, वो पूरा यूनिवर्स नहीं है। और इसका मतलब है कि जो हम नहीं देख पाते, उसमें शायद और भी चीजें हैं जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर हैं। पर पहले ये समझते हैं कि एल्सियोनियस को डिस्कवर कैसे किया गया। ये डिस्कवरी हुई साल 2022 में, और इसे डिस्कवर किया एक टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने जो नेदरलैंड्स में काम कर रही थी। इन्होंने यूज किया एक टेलीस्कोप जिसका नाम है लोफार, लो फ्रीक्वेंसी अरे। ये कोई ट्रेडिशनल टेलीस्कोप नहीं है जिसे तुम रूफटॉप पर रखो। ये एक्चुअली हजारों स्मॉल एंटेनाज का एक नेटवर्क है जो पूरे यूरोप में फैला हुआ है। ये एंटेनाज मिलकर एक जायंट वर्चुअल टेलीस्कोप बनाते हैं। लो फार स्पेसिफिकली लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स डिटेक्ट करता है, और यही वो वेव्स हैं जो एल्सियोनियस जैसी रेडियो गैलेक्सीज इमिट करती हैं। पर सिर्फ टेलीस्कोप का होना काफी नहीं था। डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे प्रोसेस करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, और उसमें से मीनिंगफुल पैटर्न्स निकालने पड़ते हैं। ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब रिसर्चर्स ने लोफार के डेटा को प्रोसेस किया, तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर है जो अनयूजुअली लार्ज है। पहले उन्होंने सोचा शायद यह कोई डेटा आर्टिफैक्ट है, कोई एरर है प्रोसेसिंग में, क्योंकि जो साइज दिख रही थी वो इतनी एक्सट्रीम थी कि उसे रियल मानना मुश्किल था। पर जब उन्होंने डेटा को बार बार वेरीफाई किया, अलग अलग तरीकों से चेक किया, तो रिजल्ट हर बार सेम आया। यह रियल था, एल्सायोनियस रियल था। और यह तब तक की सबसे बड़ी नोन गैलेक्सी स्ट्रक्चर थी जो किसी ने ऑब्जर्व की थी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एल्सायोनियस को डिस्कवर करने के लिए स्पेसिफिकली लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की जरूरत थी। अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट में देख रहे होते, तो हमें एल्सायोनियस बस एक ऑर्डिनरी सी गैलेक्सी दिखती। उसके इनॉर्मस रेडियो लोब्स विजिबल नहीं होते। हमें पता ही नहीं चलता कि यह कितनी मैसिव है। यह बात बहुत प्रोफाउंड है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स को देखने के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स में देखना जरूरी है। विजिबल लाइट तो बस एक छोटी सी विंडो है। यूनिवर्स रेडियो वेव्स में कम्युनिकेट करता है, एक्स रेज में, इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, गैमा रेज में। और हर वेवलेंथ में देखने पर यूनिवर्स का एक अलग ही फेस सामने आता है। जब हमने रेडियो वेवलेंथ्स में देखना शुरू किया, तभी हमें एल्सायोनियस मिली। तो सवाल उठता है कि जो वेवलेंथ्स हम अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, उनमें क्या छुपा है? और यह सिर्फ फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, यह प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि लोफार जैसे टेलीस्कोप्स अभी रिलेटिवली नए हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमी अब भी अपने अर्ली स्टेजेस में है।
जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप्स ज्यादा सेंसिटिव होंगे, हम और डीपर देख पाएंगे एंड फेंट स्ट्रक्चर्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे जो अब भी हमें दिखती नहीं है। एल्सायोनियस शायद अभी सबसे बड़ी नोन गैलेक्सी है, पर नोन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल रीजन जितना हम देख सकते हैं वो है लगभग 13 अरब लाइट ईयर्स का रेडियस। यानी हम एक बबल में हैं जिसकी एज तक ही हमारी नजर पहुंच सकती है। उस बबल के बाहर क्या है यह हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वहां से लाइट हम तक पहुंच ही नहीं सकती। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में गैलेक्सीज की एस्टिमेटेड नंबर है लगभग 2 खरब। 2 खरब गैलेक्सीज, और हमने उनमें से कितनी को प्रॉपरली स्टडी किया है? एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जो इतना छोटा है कि उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि एल्सायोनियस से भी बड़ी कोई गैलेक्सी आउट देयर हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, क्वाइटली, विदाउट आवर नॉलेज, किसी डिस्टेंट कॉर्नर में। हम उसे देख नहीं पा रहे अभी तक। पर यह डिस्कवरी और भी इंपॉर्टेंट है एक और रीजन से। एल्सायोनियस ने साइंटिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है। क्या कोई थियोरेटिकल मैक्सिमम साइज है? क्या फिजिक्स कोई लिमिट सेट करती है? क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी फोर्स है जो किसी स्ट्रक्चर को एक सर्टेन साइज से ज्यादा बड़ा होने से रोकती है? ये सवाल अभी अनआंसर्ड हैं। और जब साइंस के पास अनआंसर्ड सवाल होते हैं तो दो चीजें होती हैं। या तो हम जवाब ढूंढते हैं, या यूनिवर्स हमें कोई ऐसी चीज दिखा देता है जिसने सोचा ही नहीं था। एल्सायोनियस के केस में दूसरा हुआ। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी की एग्जिस्टिंग थ्योरीज को कैसे चैलेंज किया, और साइंटिस्ट्स अब किन नए सवालों से जूझ रहे हैं। जब भी साइंस में कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी होती है तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन होता है एक्साइटमेंट का। एक नई चीज मिली, एक नया पजल है, एक नया मिस्ट्री है, और साइंटिस्ट्स नेचुरली क्यूरियस होते हैं, तो ये एक्साइटमेंट जेन्युइन होती है। दूसरा रिएक्शन होता है डिस्कम्फर्ट का, क्योंकि जब कोई नई डिस्कवरी होती है जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज में फिट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हमारी थ्योरीज इनकम्प्लीट हैं। और इनकम्प्लीट थ्योरीज का मतलब है कि हमें वापस जाना होगा, फिर से सोचना होगा, कुछ अजम्पशंस को छोड़ना होगा जो हमने सालों की मेहनत से बनाई थी। एल्सायोनियस ने एग्जैक्टली यही किया। इसने एग्जिस्टिंग मॉडल्स को चैलेंज किया। अब समझते हैं कैसे। एस्ट्रोनॉमी में एक फील्ड है जिसे लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कहते हैं। यह फील्ड यह स्टडी करती है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स कैसे बने, कैसे मैटर ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, कैसे ग्रेविटी ने धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके पहले स्टार्स बनाए, फिर गैलेक्सीज बनाई, फिर गैलेक्सी क्लस्टर्स बनाए। इस फील्ड में हमारे पास मॉडल्स हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं, जिनमें हम यूनिवर्स की स्टार्टिंग कंडीशंस डालते हैं और देखते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या बनता है। ये सिमुलेशंस बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, और जनरली यह काफी एक्यूरेट भी हैं। पर एल्सायोनियस इन सिमुलेशंस में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होती। इसकी साइज इतनी एक्सट्रीम है कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंग यह इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ तो है जो हमारे मॉडल्स मिस कर रहे हैं। कोई फैक्टर है जो हमने अकाउंट नहीं किया। कोई मैकेनिज्म है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह मॉडल्स सिर्फ गैलेक्सीज के बारे में नहीं है। ये मॉडल्स यूनिवर्स की फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में है, डार्क मैटर के बारे में है, डार्क एनर्जी के बारे में है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में है। अगर एल्सायोनियस एक्सप्लेन नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई गैप है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एल्सायोनियस ने किन थ्योरीज को चैलेंज किया। पहली बात है इंटरगैलेक्टिक मीडियम की। हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि एल्सायोनियस के सराउंडिंग एरिया में इंटरगैलेक्टिक मीडियम अनयूजुअली थिन है।
यही वजह है कि उसके जेट्स इतनी फार ट्रैवल कर पाए। पर यह थिन मीडियम क्यों है? इस स्पेसिफिक रीजन में ऐसा क्या है जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है? यह अभी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं है। कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि शायद यह रीजन एक कॉस्मिक वॉइड के एज पर है। कॉस्मिक वॉइड्स वो वास्ट एम्प्टी स्पेसेस हैं जो गैलेक्सी फिलामेंट्स के बीच होते हैं। यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर एक कॉस्मिक वेब की तरह है, जहां गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स फिलामेंट्स यानी धागों पर बैठी हैं। और इन फिलामेंट्स के बीच में इनॉर्मस एम्प्टी स्पेसेस हैं जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। अगर एल्सायोनियस एक ऐसे वॉइड के एज पर है तो सराउंडिंग मीडियम नेचुरली थिन होगा और इसीलिए जेट्स को कम रेजिस्टेंस मिली। पर यह अब भी एक हाइपोथेसिस है, कंफर्म्ड नहीं है। दूसरी बात है जेट पावर की। एल्सायोनियस के ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स कितने पावरफुल हैं, ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। पर रफ एस्टिमेट्स बताते हैं कि यह जेट्स इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। इतनी एनर्जी कि उसे किसी फैमिलियर चीज से कंपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये एनर्जी कहां से आती है? ब्लैक होल की रोटेशन से। जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रोटेट करता है तो उसके सराउंडिंग स्पेस टाइम में एक इफेक्ट होता है जिसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। ये इफेक्ट सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करता है और इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है ब्लैक होल की रोटेशनल एनर्जी से। ये प्रोसेस इतनी एफिशिएंट है कि यह न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है और यही एनर्जी जेट्स को पावर करती है। पर एल्सायोनियस के केस में ये प्रोसेस कितने टाइम से चल रही है? बिलियंस ऑफ ईयर्स से। और इतने टाइम तक इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना कैसे पॉसिबल है? यह भी एक ओपन क्वेश्चन है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है गैलेक्सी फॉर्मेशन की अपर लिमिट। फिजिक्स में हर चीज की एक लिमिट होती है। एक स्टार इतना बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद रेडिएशन प्रेशर उसे ब्लो अपार्ट कर देता है। एक प्लैनेट इतना बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद वो स्टार बन जाता है। तो एक गैलेक्सी की मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या है? एल्सायोनस से पहले हम सोचते थे कि हम उस लिमिट के आसपास हैं, पर एल्सायोनियस ने दिखाया कि हम उस लिमिट से अब भी बहुत दूर हैं, या शायद ऐसी कोई क्लियर लिमिट है ही नहीं। और यह थॉट अपने आप में बहुत अनसेटलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि यूनिवर्स में अभी भी सरप्राइजेस हैं, अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच से बाहर हैं। अभी भी ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। साइंस की सबसे ऑनेस्ट बात यही है, जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। एल्सायोनियस एक आंसर नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा, बहुत हैवी, बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। और अगले पार्ट में हम उस क्वेश्चन को और डीपर एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर एल्सायोनियस जैसी गैलेक्सी में लाइफ एग्जिस्ट करती तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता। और ये एक्सरसाइज सिर्फ फन नहीं है, ये हमें यूनिवर्स की वास्टनेस को एक कंप्लीटली नए एंगल से फील कराती है। अब तक हमने एल्सायोनियस को एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह देखा, नंबर्स में, मेजरमेंट्स में, थियोरीज में। पर अब एक सेकंड के लिए वो सब साइड पर रखो और एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कहीं एल्सायोनियस के अंदर एक प्लैनेट है, किसी स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, और उस प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन है, इंटेलिजेंट लाइफ है, वो भी हमारी तरह क्यूरियस हैं, वो भी रात को आसमान देखते हैं, वो भी अपनी गैलेक्सी को समझने की कोशिश करते हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा? पहली बात, रात का आसमान। हमारी मिल्की वे में हम रात को जो आसमान देखते हैं उसमें हजारों स्टार्स दिखते हैं। ये स्टार्स मोस्टली हमारे आसपास के हैं, कुछ हजार लाइट ईयर्स के दायरे में। बाकी मिल्की वे का ज्यादातर हिस्सा हमें एक फेंट बैंड की तरह दिखता है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। पर एल्सायोनियस के किसी प्लैनेट पर रात का आसमान, वो हमारे आसमान से कंप्लीटली अलग होगा। एल्सायोनियस एक जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है,
इसका मतलब इसमें स्टार्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, खासकर सेंटर की तरफ। अगर वो सिविलाइजेशन गैलेक्सी के सेंटर के रिलेटिवली करीब है, तो उनका रात का आसमान इतना ब्राइट होगा कि शायद उन्हें कभी पूरा अंधेरा नहीं मिलता। हर तरफ इतने स्टार्स होंगे कि आसमान ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली ग्लोइंग लगेगा। हम अर्थ पर जब पहाड़ों पर जाते हैं शहर की लाइट से दूर, तो मिल्की वे साफ दिखती है। वो मोमेंट बहुत ओवरवेलमिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुल। पर एल्सायोनियस के उस प्लैनेट पर हर रात वो मोमेंट होगा, हर रात एम्पलीफाइड, कई गुना ज्यादा इंटेंस। दूसरी बात, उनकी एस्ट्रोनॉमी। हम जब अपनी गैलेक्सी को स्टडी करते हैं तो हमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है। हम मिल्की वे के अंदर हैं, हम उसे आउटसाइड से नहीं देख सकते। ये ऐसा है जैसे तुम एक जंगल के बीच में खड़े हो और किसी से पूछो कि जंगल कैसा दिखता है। तुम्हें पेड़ दिखेंगे, बहुत सारे पेड़, पर पूरा जंगल नहीं दिखेगा। एल्सियोनियस की सिविलाइजेशन को भी यही प्रॉब्लम होगी, पर उनकी प्रॉब्लम हमसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि उनकी गैलेक्सी 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स वाइड है। हमें अपनी गैलेक्सी को मैप करने में डेकेड्स लग गए, और हम अभी भी प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं उनकी गैलेक्सी को मैप करना। उसके लिए उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरी बात, कम्युनिकेशन। हमारी दुनिया में कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस लगती है। तुम यहां बैठे किसी को मैसेज करो, वो दूसरी साइड ऑफ द वर्ल्ड पर है, तो भी मैसेज सेकंड्स में पहुंच जाता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लाइट की स्पीड के रिलेटिव हमारी अर्थ बहुत छोटी है। पर एल्सायोनियस में, अगर उनकी सिविलाइजेशन गैलेक्सी के एक साइड पर है और वो दूसरी साइड पर कोई सिग्नल भेजना चाहें, तो वो सिग्नल लाइट की स्पीड से भी जाए तो उसे पहुंचने में लगेंगे 1 करोड़ 60 लाख साल। 1 करोड़ 60 लाख साल। इसका मतलब इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उनकी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से इतना आइसोलेटेड होगा जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आज कोई सिग्नल भेजा तो जवाब आएगा 3 करोड़ 20 लाख साल बाद। 3 करोड़ 20 लाख साल। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन 3 लाख साल पुरानी है। उनका एक मैसेज और उसका रिप्लाई मिलाकर उससे 10 गुना ज्यादा टाइम लेगा। चौथी बात, उनका सेंस ऑफ स्केल। हम ह्यूमंस को यह समझने में ही एक लाइफ टाइम लग जाती है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमें मिल्की वे का साइज माइंड ब्लोइंग लगता है। हमें यह रियलाइज करना कि हम एक एवरेज स्टार के अराउंड एक एवरेज प्लैनेट पर हैं, ये एग्जिस्टेंशियली ओवरवेलमिंग लगता है। पर अल्सायोनियस की सिविलाइजेशन के लिए उनकी स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारी एंडिंग पॉइंट से बहुत आगे है। अगर वो भी क्यूरियस हैं, अगर वो भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनका पहला चैलेंज होगा अपनी खुद की गैलेक्सी को समझना, जो इतनी वास्ट है कि उसे समझना ही शायद उनकी पूरी सिविलाइजेशन की कैपेसिटी से बाहर हो। हम मिल्की वे को एक्सप्लोर करने का सपना देखते हैं, वो लोग शायद सिर्फ अपनी गैलेक्सी के एक छोटे से कॉर्नर को एक्सप्लोर करने का सपना देखते होंगे। पांचवी बात, और ये सबसे स्ट्रेंज बात है, एल्सियोनियस के सेंटर में जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, वो इतना मैसिव है, इतना पावरफुल है कि उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट गैलेक्सी के बहुत बड़े हिस्से पर है। और उस ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स इतने एनर्जेटिक हैं कि वो सराउंडिंग स्पेस को कंटिन्यूअसली अफेक्ट करते रहते हैं। अगर उस सिविलाइजेशन ने अपने ब्लैक होल को स्टडी किया होगा, तो उन्होंने एक ऐसी फोर्स देखी होगी जो लिटरली उनकी पूरी गैलेक्सी को शेप करती है, जो उनके एग्जिस्टेंस के स्केल पर भी डोमिनेंट है। हमारे लिए सजिटेरियस ए स्टार यानी हमारी मिल्की वे का ब्लैक होल बहुत दूर है, इतना दूर कि उसका हम पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। पर एल्सियोनियस में उस ब्लैक होल की प्रेजेंस हर जगह फील होगी। यह थॉट एक्सपेरिमेंट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह हमें यह रियलाइज कराता है कि यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस के कितने अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, कितने अलग अलग रियलिटीज पॉसिबल हैं। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा सेंस ऑफ स्केल,
ये सब उस वास्ट यूनिवर्स का एक बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्पेसिफिक वर्जन है। कहीं और, किसी और स्केल पर एग्जिस्टेंस कंप्लीटली अलग हो सकती है। और यही बात एल्सियोनियस को सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं बनाती, ये एक मिरर है जो हमें हमारी अपनी स्मॉलनेस दिखाता है। अगले पार्ट में हम वापस आएंगे साइंस पर और बात करेंगे कि एल्सायोनियस के आसपास और क्या है, उसका नेबरहुड कैसा है और वो किस लार्जर कॉस्मिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब तक हमने एल्सायोनियस को एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की तरह देखा, एक अकेली गैलेक्सी, एक अकेला ब्लैक होल, एक अकेली मैसिव स्ट्रक्चर। पर यूनिवर्स में कोई भी चीज ट्रूली आइसोलेटेड नहीं होती। हर गैलेक्सी किसी न किसी लार्जर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हर गैलेक्सी क्लस्टर किसी सुपर क्लस्टर का हिस्सा है और हर सुपर क्लस्टर किसी कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। तो एल्सायोनियस का नेबरहुड कैसा है? एल्सायोनियस एक गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा है। गैलेक्सी क्लस्टर्स यूनिवर्स की सबसे मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनमें सैकड़ों से लेकर हजारों गैलेक्सीज होती हैं और यह सब एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली कनेक्टेड होती हैं। जिस क्लस्टर में एल्सियोनियस है उसमें भी और गैलेक्सीज हैं, और एल्सायोनियस उस क्लस्टर की ब्राइटेस्ट और मोस्ट मैसिव गैलेक्सी है। यह उसकी पोजीशन को और भी सिग्निफिकेंट बनाता है, क्योंकि ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सीज आमतौर पर क्लस्टर के सेंटर के पास होती हैं, और क्लस्टर का सेंटर वो जगह है जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसका मतलब एल्सायोनियस उस क्लस्टर की ग्रेविटेशनल क्वीन है। बाकी गैलेक्सीज उसके सराउंडिंग एरिया में हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ मीडियम साइज की हैं, पर एल्सियोनियस उन सब से इतनी बड़ी है कि कंपैरिजन ऑलमोस्ट अनफेयर लगता है। ये ऐसा है जैसे एक कमरे में एक हाथी हो और बाकी सब चींटियां हों। पर यह क्लस्टर भी अकेला नहीं है। यह क्लस्टर एक लार्जर सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और वो सुपर क्लस्टर कॉस्मिक वेब के एक फिलामेंट पर बैठा है। कॉस्मिक वेब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को अगर तुम बहुत फार से देखो, इतने फार से कि इंडिविजुअल गैलेक्सीज नहीं दिखे, सिर्फ ओवरऑल पैटर्न दिखे, तो जो दिखेगा वो एक वेब की तरह होगा। ब्राइट फिलामेंट्स होंगे जहां गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स कॉन्सेंट्रेट हैं, और इन फिलामेंट्स के बीच में वास्ट एम्प्टी स्पेसेस होंगे जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे एक स्पाइडर वेब, या जैसे न्यूरॉन्स का नेटवर्क, या जैसे सोप बबल्स का स्ट्रक्चर। और ये कॉइंसिडेंस नहीं है, ये फिजिक्स है। ग्रेविटी और डार्क मैटर ने मिलकर यूनिवर्स को यही शेप दी है। डार्क मैटर, ये एक और फैसिनेटिंग टॉपिक है। यूनिवर्स में जो मैटर हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस क्लाउड्स, ये सब मिलकर टोटल मैटर का सिर्फ 5% है। बाकी 25% है डार्क मैटर, और बचा हुआ 70% है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, ये लाइट एमिट नहीं करता, लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता, पर इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, और यही ग्रेविटेशनल इफेक्ट कॉस्मिक वेब को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। डार्क मैटर पहले फिलामेंट्स में कॉन्सेंट्रेट हुआ, फिर रेगुलर मैटर यानी गैस और डस्ट उन फिलामेंट्स की तरफ खींचा, फिर वहां गैलेक्सीज बनी, फिर गैलेक्सी क्लस्टर्स बने। एल्सायोनियस भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। पर एल्सायोनियस के केस में एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। कुछ रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि एल्सायोनियस जिस रीजन में है वहां डार्क मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन अनयूजुअल हो सकती है, नॉर्मल से कम डेंस, और यही वजह हो सकती है कि वहां का इंटरगैलेक्टिक मीडियम थिन है। अगर यह हाइपोथेसिस सही है तो इसका मतलब है कि एल्सायोनियस की एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज का कनेक्शन सिर्फ उसके ब्लैक होल से नहीं है, उसका कनेक्शन उस रीजन की डार्क मैटर स्ट्रक्चर से भी है। यह आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि एल्सायोनियस जैसी गैलेक्सीज रैंडमली नहीं बनती, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में बनती हैं, स्पेसिफिक डार्क मैटर एनवायरनमेंट्स में। और अगर हम उन एनवायरनमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि
यूनिवर्स में और कहाँ ऐसी एक्सट्रीम गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये एक रोड मैप बन सकता है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का एक नया तरीका। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, एल्सायोनियस 3 अरब लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो 3 अरब साल पहले था। 3 अरब साल पहले उस वक्त यूनिवर्स की एज थी लगभग 10 अरब साल। अभी यूनिवर्स की एज है 14 अरब साल। तो हम एल्सियोनियस का पास्ट देख रहे हैं, उसका प्रेजेंट नहीं। 3 अरब सालों में क्या हुआ होगा उसके साथ? शायद वो और बड़ी हो गई हो, शायद उसने और गैलेक्सीज अब्सॉर्ब कर ली हो, शायद उसका ब्लैक होल और ज्यादा एक्टिव हो गया हो, या शायद उसका ब्लैक होल क्वाइट हो गया हो, जेट्स रुक गए हों। हम नहीं जानते। और यही यूनिवर्स की सबसे हॉन्टिंग क्वालिटी है। हम जो देखते हैं वो हमेशा पास्ट होता है। लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, तो जितनी दूर हम देखते हैं उतना ही ज्यादा पास्ट हम देख रहे होते हैं। एल्सायोनियस का प्रेजेंट हम कभी नहीं देख सकते। जो लाइट आज उससे निकल रही है वो हम तक 3 अरब साल बाद पहुंचेगी। 3 अरब साल बाद। तब तक हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज हो चुकी होंगी। हमारा सन अपनी लाइफ के अंतिम स्टेजेस में होगा। अर्थ शायद एग्जिस्ट भी ना करे। यूनिवर्स इतना वास्ट है कि उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। हम हमेशा एकोज देख रहे हैं, शैडोज देख रहे हैं, पास्ट की झलकियां देख रहे हैं, और इन्हीं झलकियों से हम उस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। ये कोशिश ब्यूटीफुल है, ये कोशिश हम्बलिंग है, और एल्सायोनियस इस कोशिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि फ्यूचर में हमारी टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी कैसे हमें और डीपर देखने में हेल्प करेंगी, और क्या हम कभी एल्सायोनियस से भी बड़ी कोई चीज डिस्कवर कर पाएंगे। तो अब तक हमने जो जाना वो यह था कि एल्सियोनियस 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वो 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। वो अब तक की सबसे बड़ी झात आकाशगंगा है, और उसे खोजने के लिए हमें एक खास तरह के दूरबीन की जरूरत पड़ी जो रेडियो तरंगें पकड़ सकती थीं। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या एल्सायोनियस से भी बड़ा कुछ है वहां? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम आज किस हालत में हैं, हमारी क्षमता क्या है, हम कितना दूर देख सकते हैं, और हम कितना देखने से चूक रहे हैं। आज हमारे पास जो सबसे पावरफुल दूरबीनें हैं उनमें से एक है जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह अंतरिक्ष में है। यह अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड में देखता है, और इसने हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बहुत करीब तक देखने में मदद की है। इसने ऐसी आकाशगंगाएं दिखाई हैं जो ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती दौर में बनी थीं। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप रेडियो तरंगें नहीं देखता। एल्सायोनियस को जिस चीज से खोजा गया वो था लोफार, जो रेडियो तरंगों में देखता है। और लोफार अभी भी काम कर रहा है, अभी भी डेटा इकट्ठा कर रहा है, अभी भी आसमान को स्कैन कर रहा है। और जैसे जैसे उसका डेटा प्रोसेस होता जा रहा है वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोफार के पूरे डेटा में अभी भी ऐसी संरचनाएं छुपी हो सकती हैं जो हमने अभी तक ठीक से देखी नहीं है, क्योंकि डेटा इतना विशाल है, इतना ज्यादा है कि उसे मैन्युअली प्रोसेस करना संभव नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक अब कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई को ट्रेन किया जा रहा है कि वो रेडियो डेटा में पैटर्न्स पहचाने, बड़ी संरचनाओं को आइडेंटिफाई करे, और उन चीजों को फ्लैग करे जो ह्यूमन आई मिस कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में हमें और भी डिस्कवरीज मिल सकती हैं, और उनमें से कुछ शायद एल्सायोनियस से भी बड़ी हों। पर सिर्फ एलोफार ही नहीं है। आने वाले समय में एक और बड़ा टेलीस्कोप बनने वाला है जिसका नाम है स्क्वेयर किलोमीटर अरे यानी SKA। यह अब तक का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। इसके एंटेनाज 2 देशों में फैले होंगे, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी सेंसिटिविटी लोफार से कई गुना ज्यादा होगी। SKA जब पूरी तरह तैयार होगा
तो यह उन संरचनाओं को भी देख पाएगा जो अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं, जो इतनी धुंधली हैं कि मौजूदा टेलीस्कोप्स उन्हें ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते। और अगर एल्सायोनियस जैसी आकाश गंगाएं और भी हैं ब्रह्मांड में, तो एसके उन्हें ढूंढ निकालेगा। पर यहां एक बात और समझनी जरूरी है। हम ब्रह्मांड का सिर्फ एक हिस्सा देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसकी एक सीमा है, एक एज है। उस एज के बाहर से प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कितनी भी बड़ी संरचनाएं हों, हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब वो हमारी इस सीमा के अंदर हों। उस सीमा के बाहर क्या है, हम नहीं जानते। शायद एल्सायोनियस से 1000 गुना बड़ी आकाशगंगाएं हों। शायद ऐसी संरचनाएं हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ऐसे ब्लैक होल्स हों जिनके सामने एल्सियोनियस का ब्लैक होल भी छोटा लगे। या शायद कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो हमारी फिजिक्स की समझ से बिल्कुल अलग हो। ये बात डरावनी भी है और रोमांचक भी। डरावनी इसलिए कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जिसे हम पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। रोमांचक इसलिए कि हर नई टेलीस्कोप के साथ, हर नई खोज के साथ हम उस अनजान ब्रह्मांड का थोड़ा और हिस्सा देख पाते हैं। और हर बार जब हम थोड़ा और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है वहां। हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के, ब्रह्मांड हर बार हमारी उम्मीद से बड़ा निकलता है। अल्सियोनियस इसी का सबसे ताजा सबूत है। एक आकाशगंगा जो इतनी बड़ी है कि उसने हमारे सारे मॉडल्स को हिला दिया, हमारी सारी असम्पशंस को चैलेंज कर दिया और हमें याद दिलाया कि हम अभी बहुत शुरुआत में हैं। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा बहुत लंबी है और एल्सायोनियस उस यात्रा का एक बहुत छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एल्सायोनियस हमें अपने बारे में क्या सिखाती है, हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी जगह के बारे में इस विशाल ब्रह्मांड में। एक पल के लिए रुको। अभी तक हमने बहुत सारे नंबर सुने, बहुत सारी दूरियां सुनी, बहुत सारी संरचनाएं समझी, पर अब एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं। यह सब जानकर हमें कैसा लगना चाहिए? यह सवाल अजीब लग सकता है। साइंस में फीलिंग्स की क्या जगह है? पर यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्सियोनियस सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है। यह एक दर्पण है जो हमें हमारी असली जगह दिखाता है इस ब्रह्मांड में। तो चलो इसे ठीक से समझते हैं। हम इंसान बहुत अजीब तरह से बने हैं। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक साधारण तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक ऐसी आकाशगंगा के एक कोने में जो खुद ब्रह्मांड में एक रेत के दाने से भी छोटी है। और फिर भी हम यह सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट हैं। हम यह मानते हैं कि हमारी छोटी छोटी परेशानियां बड़ी हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारा जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और एक तरह से यह सच भी है। हमारे लिए हमारी जिंदगी रियल है, हमारा दर्द रियल है, हमारी खुशी रियल है, हमारे सपने रियल हैं। पर एल्सायोनियस को देखने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है जब तुम ये रियलाइज करते हो कि एक आकाशगंगा है जो 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, जिसमें शायद अरबों खरबों तारे हैं, जो 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और जिसे हमने अभी अभी खोजा है। तो अचानक हमारी सारी परेशानियां एक अलग पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। ये पर्सपेक्टिव 2 तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि यह हमें छोटा महसूस कराता है और यह फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम नेचुरली ये मानना चाहते हैं कि हम मैटर करते हैं, कि हमारा एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है, कि हम सिर्फ एक विशाल ब्रह्मांड में एक पॉइंटलेस बिंदु नहीं है। पर दूसरा तरीका है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पर्सपेक्टिव हमें यह भी बताता है कि हम कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। सोचो, इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारों के बीच, अनगिनत ग्रहों के बीच हम यहां हैं, एक ऐसी प्रजाति जो यह सोच सकती है, जो यह समझ सकती है, जो यह महसूस कर सकती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है।
एल्सायोनियस नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है। उसका ब्लैक होल नहीं जानता कि वो कितना पावरफुल है। उसके अंदर जो अरबों तारे हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो किसी विशाल संरचना का हिस्सा है। पर हम जानते हैं, हम यहां बैठे एक छोटे से ग्रह पर, और हम 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के बारे में सोच रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साइज को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एबिलिटी, ये क्यूरियोसिटी, ये जानने की चाहत, यही हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है। ब्रह्मांड विशाल है पर अंधा है। हम छोटे हैं पर देख सकते हैं, और यही एसिमेट्री बहुत गहरी बात है। अब एक और एंगल से सोचते हैं। एल्सियोनियस 3 अरब साल पहले जैसी थी, हम उसे वैसे देख रहे हैं। उस वक्त अर्थ पर सिर्फ बहुत सिंपल जीव थे। कोई सोच नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई यह नहीं जानता था कि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। 3 अरब साल में क्या हुआ? इवोल्यूशन हुई। जीव कॉम्प्लेक्स होते गए। फिर एक दिन ऐसे जीव बने जो सोच सकते थे, जो बोल सकते थे, जो लिख सकते थे, जो टेलीस्कोप बना सकते थे, जो उस टेलीस्कोप से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर देख सकते थे। यह जर्नी, ये इवोल्यूशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। हम उस लाइट को देख रहे हैं जो 3 अरब साल पहले निकली थी, जब हम थे ही नहीं, और हम उसे समझ रहे हैं। ये बात जितनी सिंपल लगती है, उतनी सिंपल है नहीं। पर यहां एक और बात है जो मुझे पर्सनली बहुत अफेक्ट करती है। एल्सायोनियस को देखकर ये रियलाइज होता है कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमने बनाया है, जो कुछ भी हमने सोचा है, वो सब इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। हमारे शरीर में जो एटम्स हैं, वो स्टार्स में बने थे। हमारे खून में जो आयरन है, वो किसी सुपरनोवा में बना था। हम लिटरली स्टार डस्ट हैं, और वही स्टार डस्ट आज एल्सियोनियस के बारे में सोच रहा है। ब्रह्मांड खुद अपने आप को हमारे थ्रू देख रहा है। ये आइडिया बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, और यही आइडिया एल्सायोनियस को सिर्फ एक बड़ी आकाशगंगा से ज्यादा कुछ बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं, हम क्या हैं, और शायद हम कहां जा रहे हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एल्सायोनियस का भविष्य क्या है, वो आगे क्या बनेगी, और एक दिन उसका क्या होगा। अब तक हमने एल्सायोनियस को उसके वर्तमान में देखा, उसका आकार, उसकी स्थिति, उसका ब्लैक होल, उसके जेट्स, उसकी विशालता। पर हर चीज का एक भविष्य होता है। हर चीज बदलती है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। आकाशगंगाएं बनती हैं और टकराती हैं। यहां तक कि ब्लैक होल्स भी एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो एल्सायोनियस का भविष्य क्या है? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका जवाब देने के लिए हमें ब्रह्मांड के बड़े पिक्चर को समझना होगा। पहले बात करते हैं एल्सायोनियस के ब्लैक होल की। अभी एल्सायोनियस का केंद्रीय ब्लैक होल बहुत एक्टिव है। वो जेट्स छोड़ रहा है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो सराउंडिंग स्पेस को कंटिन्यूअसली अफेक्ट कर रहा है। पर यह हमेशा नहीं चलेगा। ब्लैक होल्स को एक्टिव रहने के लिए फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है गैस और डस्ट जो उनकी तरफ खींचती है। जब यह मटेरियल ब्लैक होल के आसपास होता है, तो वो उसे खाता रहता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है जो जेट्स को पावर करती है। पर एक समय आएगा जब ब्लैक होल के आसपास का मटेरियल खत्म हो जाएगा। जब कोई नई गैस और डस्ट नहीं आएगी उसकी तरफ, तब ब्लैक होल धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जेट्स कमजोर होंगे, फिर बंद हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो एल्सायोनियस के रेडियो लोब्स धीरे धीरे फैलेंगे, कमजोर होंगे, और एक दिन वो इतने धुंधले हो जाएंगे कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर गैलेक्सी खत्म नहीं होगी। गैलेक्सी के स्टार्स अभी भी रहेंगे, अभी भी चमकते रहेंगे, अभी भी अपने आसपास के ग्रहों को गर्म करते रहेंगे। पर एल्सायोनियस की जो डिफाइनिंग क्वालिटी है, उसकी विशाल रेडियो स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे मिट जाएगी। ये ऐसा है जैसे किसी इंसान का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उम्र के साथ बदल जाए। वो इंसान तो रहेगा, पर जो चीज उसे पहचाने जाने योग्य बनाती थी, वो बदल जाएगी।
दूसरी बात करते हैं गैलेक्टिक मर्जर्स की। एल्सायोनियस अभी अपने गैलेक्सी क्लस्टर की सबसे बड़ी और सबसे डोमिनेंट गैलेक्सी है, पर क्लस्टर के अंदर की बाकी गैलेक्सीज भी मूव कर रही हैं। ग्रेविटी उन सबको एक दूसरे की तरफ खींच रही है। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कुछ छोटी गैलेक्सीज एल्सियोनियस के करीब आएंगी और एल्सियोनियस उन्हें अब्जॉर्ब कर लेगी, जैसा वो पहले भी करती आई है। ये प्रोसेस गैलेक्टिक कैनिबलिज्म अभी भी जारी रहेगी। इसका मतलब है कि एल्सियोनियस और भी बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी ये कहना मुश्किल है, पर थियोरेटिकली वो अपने पूरे क्लस्टर की ज्यादातर गैलेक्सीज को एब्जॉर्ब कर सकती है और एक विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी बन सकती है जो आज की एल्सायोनियस से भी कई गुना बड़ी हो। पर यहां एक प्रॉब्लम है, ब्रह्मांड फैल रहा है और ये फैलाव एक्सेलरेट हो रहा है, यानी दिन ब दिन ब्रह्मांड और तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह है डार्क एनर्जी, वो मिस्टीरियस फोर्स जो ब्रह्मांड के हर कोने में है और जो स्पेस को खींच रही है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाएगा, दूर की गैलेक्सीज हमसे और दूर होती जाएंगी, इतनी दूर कि एक दिन वो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा से बाहर हो जाएंगी। हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे और यही एल्सायोनियस के साथ भी होगा। अरबों साल बाद अगर कोई हमारी जगह होगा और एल्सायोनियस को देखने की कोशिश करेगा, तो शायद वो उसे देख ही ना पाए, क्योंकि एल्सायोनियस इतनी दूर हो चुकी होगी कि उसकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। यह थॉट बहुत अनसेटलिंग है। आज हम एल्सायोनियस को देख सकते हैं, आज हम उसे स्टडी कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जान सकते हैं, पर यह विंडो हमेशा ओपन नहीं रहेगी। ब्रह्मांड का विस्तार एक तरह का एमनीजिया है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ब्रह्मांड की यादें मिटती जाएंगी, एक एक करके गैलेक्सीज हमारी रीच से बाहर होती जाएंगी, और एक दिन अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ होगी तो उसे सिर्फ अपनी लोकल गैलेक्सी दिखेगी, बाकी सब अंधेरे में छुप जाएगा। वो नहीं जानेंगे कि बाहर क्या है, वो नहीं जानेंगे कि एल्सियोनियस जैसी कोई चीज थी। पर हम जानते हैं, हम उस वक्त में हैं जब ब्रह्मांड अभी भी देखने लायक है, जब अभी भी इतनी गैलेक्सीज हमारी रीच में हैं कि हम उनसे सीख सकते हैं, जब अभी भी एल्सायोनियस जैसी डिस्कवरीज पॉसिबल हैं। ये एक तरह का प्रिविलेज है, कॉस्मिक प्रिविलेज। हम सही वक्त पर हैं, सही जगह पर हैं और हमारे पास सही टेक्नोलॉजी आ रही है। अब एल्सायोनियस के बहुत दूर के भविष्य की बात करते हैं, अरबों खरबों साल बाद, इतने साल बाद कि उस नंबर को लिखना भी मुश्किल हो। उस वक्त ब्रह्मांड के सारे तारे एक एक करके बुझ जाएंगे। नए तारे बनने के लिए जो गैस चाहिए वो खत्म हो जाएगी। आकाश गंगाएं तारों के बिना सिर्फ ब्लैक होल्स और ठंडे मृत तारों का ढेर रह जाएंगी। और फिर वो दिन भी आएगा जब ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेंगे। स्टीफन हॉकिंग ने यह थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और इस प्रोसेस से ब्लैक होल बहुत बहुत धीरे धीरे सिकुड़ता है और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। एल्सायोनियस का ब्लैक होल जो 400 अरब सोलर मैसेस का है, उसे इवापोरेट होने में इतना समय लगेगा जिसे हम समझ भी नहीं सकते। पर एक दिन वो भी खत्म होगा और तब एल्सायोनियस का कोई निशान नहीं बचेगा, कोई रेडियो लोब नहीं, कोई जेट्स नहीं, कोई तारे नहीं, कोई ब्लैक होल नहीं, बस अंधेरा। यह सोचकर एक अजीब सी उदासी होती है, पर साथ ही यह भी रियलाइज होता है कि अभी इस वक्त एल्सायोनियस एग्जिस्ट करती है, अभी वो एक्टिव है, अभी उसके जेट्स चल रहे हैं, अभी उसके तारे चमक रहे हैं और हम उसे देख सकते हैं। यह मोमेंट, ये अवेयरनेस, ये कनेक्शन, ये बहुत कीमती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एल्सायोनियस ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को कैसे बदला और इस खोज के बाद वैज्ञानिक किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर बड़ी खोज के बाद दुनिया थोड़ी बदल जाती है। कभी कभी यह बदलाव दिखता है, लोग नोटिस करते हैं, खबरें बनती हैं, चर्चाएं होती हैं, पर कभी कभी यह बदलाव अंदर से होता है, वैज्ञानिकों के सोचने के तरीके में,
उनके सवालों में, उनके अप्रोच में। एल्सियोनियस की खोज ने दूसरे तरह का बदलाव किया। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल साइंटिफिक पेपर लगती है। 2022 में पब्लिश हुई। कुछ रिसर्चर्स ने डेटा एनालाइज किया, एक बड़ी आकाशगंगा मिली, पेपर छप गई। पर एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के अंदर यह पेपर एक बड़े सवाल की तरह आई। और वो सवाल था कि हम जो सोचते हैं वो सच है क्या? एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये फील्ड पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करती है। ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे बदला, कैसे आगे बदलेगा, इसमें मैटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, ब्लैक होल्स कैसे ग्रो करते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट्स के पास मॉडल्स हैं, बहुत डिटेल्ड और सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स, जिन्हें बनाने में दशकों की मेहनत लगी है, जिनमें हजारों वैज्ञानिकों का काम है, जिन्हें बार बार टेस्ट किया गया है, बार बार रिफाइन किया गया है। और यह मॉडल्स जनरली बहुत अच्छे हैं, पर एल्सियोनियस उनमें ठीक से फिट नहीं होती। जब रिसर्चर्स ने एल्सियोनियस की साइज को एग्जिस्टिंग मॉडल्स के साथ कंपेयर किया तो उन्हें एक प्रॉब्लम मिली। मॉडल्स प्रिडिक्ट नहीं करते थे कि इतनी बड़ी रेडियो गैलेक्सी पॉसिबल है। मॉडल्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए था जो जेट्स को इतना फार ट्रैवल करने से रोकता, पर एल्सायोनियस में ऐसा नहीं हुआ। तो या तो मॉडल्स में कोई कमी है, या एल्सायोनियस कुछ ऐसी कंडीशंस में है जो हमने अभी तक कंसिडर नहीं की थी। दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मॉडल्स में कमी है तो हमें उन्हें अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के लिए हमें समझना होगा कि कौन सा फैक्टर हम मिस कर रहे थे। ये प्रोसेस साइंस को आगे ले जाती है। ये पेनफुल होती है क्योंकि पुराने अजम्पशंस छोड़ने पड़ते हैं, पर यही साइंस की असली ताकत है। और अगर एल्सियोनियस की कंडीशंस अनयूजुअल हैं तो हमें यह समझना होगा कि वो कंडीशंस क्यों हैं, और क्या ब्रह्मांड में और जगहें हैं जहां यही कंडीशंस मौजूद हैं। इन दोनों डायरेक्शंस में अब भी रिसर्च चल रही है। पर एल्सियोनियस ने सिर्फ कॉस्मोलॉजी को ही नहीं बदला, इसने रेडियो एस्ट्रोनॉमी को भी एक नई दिशा दी। एल्सियोनियस को खोजने से पहले रेडियो एस्ट्रोनॉमी में जायंट रेडियो गैलेक्सीज को स्टडी किया जाता था, पर उनकी एक एक्सपेक्टेड साइज रेंज थी। वैज्ञानिक जानते थे कि यह गैलेक्सीज बड़ी होती हैं, पर उन्हें एक अंदाजा था कि कितनी बड़ी। एल्सायोनियस ने वो अंदाजा तोड़ दिया। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स के मन में एक नया सवाल है। अगर एल्सायोनियस इतनी बड़ी हो सकती है तो और क्या पॉसिबल है? क्या और भी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने मिस की हैं? क्या हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज में कोई गैप है जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? इन सवालों की वजह से अब रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपना अप्रोच बदला है। पहले वो मोस्टली ब्राइट और क्लियरली विजिबल सोर्सेज पर फोकस करते थे क्योंकि वो इजियर थे, डेटा प्रोसेस करना आसान था, रिजल्ट्स क्लियर थे। पर एल्सायोनियस के बाद अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब फेंट और डिफ्यूज स्ट्रक्चर्स को भी सीरियसली लिया जा रहा है। वो स्ट्रक्चर्स जो पहले बैकग्राउंड नॉइज की तरह इग्नोर हो जाती थीं, उन्हें अब केयरफुली एनालाइज किया जा रहा है। और इसी अप्रोच में और भी डिस्कवरीज छुपी हो सकती हैं। एक और बात जो एल्सायोनियस ने बदली वो है जायंट रेडियो गैलेक्सीज के बारे में हमारी समझ। पहले हम सोचते थे कि इन गैलेक्सीज की साइज मेनली उनके ब्लैक होल की पावर पर डिपेंड करती है। जितना पावरफुल ब्लैक होल उतनी बड़ी रेडियो स्ट्रक्चर। पर एल्सायोनियस ने दिखाया कि यह पूरी कहानी नहीं है। एनवायरनमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लैक होल। एक कम पावरफुल ब्लैक होल भी अगर अनयूजुअली थिन एनवायरनमेंट में हो तो वो एक बहुत बड़ी रेडियो स्ट्रक्चर बना सकता है। और एक बहुत पावरफुल ब्लैक होल अगर डेंस एनवायरनमेंट में हो तो उसकी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली छोटी रह सकती है। ये इनसाइट बहुत वैल्यूएबल है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ ब्लैक होल की मास देखकर रेडियो गैलेक्सी की साइज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना होगा।
इंटरगैलेक्टिक मीडियम की डेंसिटी को भी मेजर करना होगा, डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना होगा। यह एस्ट्रोनॉमी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है, पर साथ ही और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसका मतलब है कि रेडियो गैलेक्सीज की साइज ब्रह्मांड की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर का एक इंडिकेटर हो सकती है। जहां जायंट रेडियो गैलेक्सीज हैं, वहां इंटरगैलेक्टिक मीडियम थिन होगा, और जहां इंटरगैलेक्टिक मीडियम थिन होगा, वहां शायद कॉस्मिक वॉइड्स के एजेस हों। इस तरह रेडियो गैलेक्सीज एक तरह के मार्कर्स बन सकती हैं, जो हमें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को मैप करने में मदद करे। ये आइडिया अभी एक्सप्लोर हो रही है, पर इसमें बहुत पोटेंशियल है। और ये सब एल्सायोनियस की एक डिस्कवरी से शुरू हुआ। एक डिस्कवरी जो हुई एलोफार के डेटा में, जिसे पहले रिसर्चर्स ने एरर समझा, जिसे बार बार चेक किया गया, और जो हर बार रियल निकली। साइंस ऐसे ही काम करती है। कोई प्लान नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, बस डेटा होता है, और उस डेटा में छुपी सच्चाई जो धीरे धीरे सामने आती है। एल्सायोनियस उसी सच्चाई का एक बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर किसी और सभ्यता ने एल्सायोनियस को देखा होता तो वो उसे कैसे देखती, और क्या ब्रह्मांड में कोई और है जो हमारी तरह इन सवालों से जूझ रहा है। एक बहुत पुराना सवाल है, इतना पुराना कि शायद जब से इंसान ने पहली बार रात को आसमान की तरफ देखा होगा, तब से यह सवाल उसके मन में आया होगा। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सिंपल लगता है, पर इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। यह सवाल सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है। यह सवाल एग्जिस्टेंस का है, अकेलेपन का है, और उस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह का है। एल्सियोनियस इस सवाल को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर करती है। सोचो, एल्सियोनियस में अरबों खरबों तारे हैं, और हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे में ज्यादातर तारों के आसपास ग्रह हैं। ये हमें पता चला है पिछले कुछ दशकों में। केपलर टेलीस्कोप ने और दूसरी ऑब्जर्वेटोरीज ने यह कंफर्म किया है कि ग्रह बहुत कॉमन हैं, तारे बहुत कॉमन हैं, और इसलिए ग्रह वाले तारे भी बहुत कॉमन हैं। अगर यही पैटर्न एल्सायोनियस में भी है, तो उसमें ग्रहों की संख्या हमारी कल्पना से बाहर है। और उन ग्रहों में से कुछ पर पानी होगा, कुछ पर सही टेम्परेचर होगी, कुछ पर एटमॉस्फेयर होगी, कुछ पर वो सारी कंडीशंस होंगी जो जीवन के लिए जरूरी मानी जाती हैं। तो क्या वहां कोई है? हम नहीं जानते, और ये नहीं जानना बहुत अनकंफर्टेबल है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एल्सायोनियस में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? वही जो हमारा है, अकेलापन। हम अभी तक किसी और सिविलाइजेशन से नहीं मिले। हमने सिग्नल्स भेजे हैं, हमने आसमान को सुना है, हमने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोशिश की है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है डिस्टेंस। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि दो सिविलाइजेशंस का एक दूसरे से मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भले ही दोनों एग्जिस्ट करती हों, भले ही दोनों बहुत एडवांस्ड हों, भले ही दोनों बहुत एक्टिवली एक दूसरे को ढूंढ रही हों, लाइट की स्पीड एक लिमिट है, और वो लिमिट इतनी क्रूल है कि एल्सायोनियस से कोई सिग्नल आज निकले तो वो हम तक 3 अरब साल बाद पहुंचेगा। 3 अरब साल, तब तक हम होंगे ही नहीं। यह सोचकर एक गहरी उदासी होती है। पर एक और एंगल से सोचते हैं, अगर एल्सायोनियस में कोई सिविलाइजेशन है तो उन्होंने अपने आसमान में क्या देखा होगा? उन्होंने अपनी विशाल गैलेक्सी देखी होगी। उन्होंने अपने उस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल को देखने की कोशिश की होगी जो उनकी गैलेक्सी के केंद्र में है। उन्होंने अपने रेडियो लोब्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की होगी, और शायद उन्होंने भी यही सवाल पूछा होगा, क्या हम अकेले हैं? शायद उनके किसी ग्रह पर कोई बैठा है, किसी रात को आसमान की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई है क्या जो यही सोच रहा है। और उसी वक्त हम यहां बैठे हैं, उनसे 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, वही सोच रहे हैं। ये पैरेलल बहुत हॉन्टिंग है। दो सिविलाइजेशंस,
दोनों क्यूरियस, दोनों सवाल पूछ रही हैं, दोनों जवाब ढूंढ रही हैं, और दोनों के बीच इतनी डिस्टेंस है कि वो कभी नहीं मिल सकती। पर यहां एक और पॉसिबिलिटी है जो और भी इंटरेस्टिंग है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड में सिविलाइजेशंस का होना उतना रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं? क्या होगा अगर मिल्की वे में भी कहीं कोई है, हमारी अपनी गैलेक्सी में, जो सिर्फ 1 लाख प्रकाश वर्ष वाइड है? उस केस में डिस्टेंस कम है, पर अभी भी बहुत ज्यादा है। 1 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब है कि अगर गैलेक्सी के दूसरे कोने से कोई सिग्नल आए तो उसे हम तक पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे। 1 लाख साल पहले हम होमोसेपियंस बन रहे थे। अभी तक हम स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे। कम्युनिकेशन इतनी स्लो है, इतनी पेनफुली स्लो है कि प्रैक्टिकली यह इम्पॉसिबल ही है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम कभी किसी दूसरी सिविलाइजेशन से नहीं मिल पाएंगे, भले ही वो एग्जिस्ट करती हों। ये फेर्मी पैराडॉक्स का एक हिस्सा है। फेर्मी पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतने तारे हैं, इतने ग्रह हैं, तो सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। पर हमें अभी तक कोई साइन नहीं मिला। ये पैराडॉक्स क्यों है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। शायद इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है। शायद सिविलाइजेशंस एक सर्टेन लेवल के बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। शायद कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत एडवांस्ड है। शायद हम गलत तरीके से सुन रहे हैं। या शायद सबसे सिंपल जवाब यह है कि ब्रह्मांड बस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि इवन अगर हर जगह सिविलाइजेशंस हों, तब भी वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। एल्सियोनियस इस पैराडॉक्स को और गहरा कर देती है, क्योंकि अगर हमारी मिल्की वे में किसी दूसरी सिविलाइजेशन से मिलना इतना मुश्किल है, तो एल्सियोनियस जैसी गैलेक्सी में जो 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष वाइड है, वहां एक सिविलाइजेशन का दूसरी सिविलाइजेशन से मिलना कितना मुश्किल होगा? लगभग असंभव। वो एक ही गैलेक्सी में होंगे, पर एक दूसरे के लिए उतने ही अजनबी जितने हम किसी दूसरी गैलेक्सी की सिविलाइजेशन के लिए। ये थॉट बहुत अकेला करने वाला है, पर एक बात जो मुझे इसमें सुकून देती है वो यह है, चाहे हम अकेले हों या ना हो, चाहे कहीं और कोई हो या ना हो, ये सवाल पूछना, ये जानने की कोशिश करना, ये क्यूरियोसिटी जो हमें आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती है, यह बहुत खूबसूरत है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में और कोई है या नहीं, पर हम जानते हैं कि हम हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं, और शायद यही काफी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एल्सायोनियस ने हमें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर के बारे में क्या नया सिखाया, और वो कौन सी चीजें हैं जो अब भी रहस्य हैं। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी पहेली है, और हर खोज उस पहेली का एक टुकड़ा है। कभी कभी एक नया टुकड़ा मिलता है और पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है, पर कभी कभी एक नया टुकड़ा मिलता है और पता चलता है कि पहेली हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एल्सियोनियस दूसरी तरह का टुकड़ा है। इसने हमें कुछ नई चीजें सिखाई, पर साथ ही इसने यह भी दिखाया कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। तो पहले बात करते हैं कि एल्सायोनियस ने हमें क्या सिखाया। पहली बात, ब्रह्मांड में एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। यह सुनने में बहुत ऑब्वियस लगता है, पर साइंस में ऑब्वियस बातें तब तक सच नहीं मानी जाती जब तक उनका सबूत न हो। एल्सायोनियस से पहले हम थियोरेटिकली जानते थे कि बहुत बड़ी रेडियो गैलेक्सीज हो सकती हैं, पर हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड अपर लिमिट थी, एक सीलिंग थी। एल्सायोनियस ने वो सीलिंग तोड़ दी, और जब कोई सीलिंग टूटती है तो वैज्ञानिकों को अपने मॉडल्स में उस पॉसिबिलिटी को ऐड करना पड़ता है। उन्हें यह मानना पड़ता है कि नेचर उनसे ज्यादा क्रिएटिव है, उनसे ज्यादा एक्सट्रीम है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट और ब्लैक होल दोनों मिलकर काम करते हैं। हमने पहले बात की थी कि एल्सियोनियस की साइज सिर्फ उसके ब्लैक होल की वजह से नहीं है, उसके आसपास का थिन इंटरगैलेक्टिक मीडियम उतना ही जिम्मेदार है। यह एक नई समझ है। पहले हम
रेडियो गैलेक्सीज को मोस्टली उनके ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज से क्लासिफाई करते थे। अब हमें एनवायरनमेंट को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानना होगा। ये इनसाइट फ्यूचर रिसर्च को एक नई डायरेक्शन देती है। अब जब भी कोई अनयूजुअली लार्ज रेडियो गैलेक्सी मिलेगी तो रिसर्चर सबसे पहले उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, उसके आसपास के इंटरगैलेक्टिक मीडियम को मेजर करेंगे। तीसरी बात, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में अब भी बहुत कुछ बाकी है। लोफार ने एल्सायोनियस को खोजा, पर लोफार अभी भी डेटा कलेक्ट कर रहा है और उस डेटा का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रॉपरली एनालाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि लोफार के एग्जिस्टिंग डेटा में और भी डिस्कवरीज छुपी हो सकती हैं, बिना किसी नई टेलीस्कोप के, बिना किसी नए इंस्ट्रूमेंट के, बस उसी डेटा को और केयरफुली देखने से। ये बहुत एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अभी भी रहस्य हैं। पहला रहस्य, एल्सायोनियस इतनी बड़ी क्यों है? हाँ, हमने एनवायरनमेंट और ब्लैक होल की बात की, पर यह पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कंडीशंस ने मिलकर एल्सायोनियस को इतना एक्सट्रीम बनाया। क्या यह सिर्फ थिन एनवायरनमेंट था, या ब्लैक होल की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, या दोनों का कोई यूनिक कॉम्बिनेशन था जो बहुत रेयर है? यह सवाल अभी अनआंसर्ड है। दूसरा रहस्य, क्या एल्सायोनियस अभी भी बढ़ रही है? हम एल्सायोनियस को 3 अरब साल पुराने स्टेट में देख रहे हैं। उस वक्त उसके जेट्स एक्टिव थे, उसकी रेडियो स्ट्रक्चर ग्रो कर रही थी। पर अभी 3 अरब साल बाद क्या जेट्स अभी भी चल रहे हैं? क्या स्ट्रक्चर और बड़ी हो गई है, या ब्लैक होल शांत हो गया है और जेट्स रुक गए हैं? हम नहीं जानते, और ये नहीं जानना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो पास्ट है। प्रेजेंट हमसे हमेशा छुपा रहेगा। तीसरा रहस्य, एल्सियोनियस का एग्जैक्ट मास क्या है? हमें उसकी रेडियो स्ट्रक्चर का साइज पता है, हमें उसके ब्लैक होल की अप्रॉक्सिमेट मास का अंदाजा है, पर उसकी टोटल स्टेलर मास, यानी उसमें कितने तारे हैं और उनकी टोटल मास कितनी है, यह प्रिसाइजली मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एल्सायोनियस इतनी दूर है, इतनी दूर कि उसके इंडिविजुअल स्टार्स को देखना इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ उसकी ओवरऑल ब्राइटनेस से अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा हमेशा सच नहीं होता। चौथा रहस्य, क्या एल्सायोनियस जैसी और गैलेक्सीज हैं? यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एल्सायोनियस एक हो सकती है, या यह एक पूरी कैटेगरी का पहला डिस्कवर्ड मेंबर हो सकती है, एक ऐसी कैटेगरी जिसके बारे में हम अभी तक जानते नहीं थे। अगर एल्सियोनियस जैसी और गैलेक्सीज हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब होगा कि एक्सट्रीम रेडियो गैलेक्सीज हमारी सोच से ज्यादा कॉमन है, और हम उन्हें सिर्फ इसलिए मिस कर रहे थे क्योंकि हम सही तरह से नहीं देख रहे थे। लोफार और आने वाले एसके टेलीस्कोप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पांचवां रहस्य, डार्क मैटर और एल्सायोनियस का कनेक्शन। हमने बात की थी कि एल्सायोनियस के सराउंडिंग एरिया में डार्क मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन अनयूजुअल हो सकती है, पर यह अब भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक हाइपोथेसिस है। डार्क मैटर को डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, हम उसे देख नहीं सकते। हम सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से उसकी प्रेजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एल्सायोनियस के सराउंडिंग रीजन में डार्क मैटर की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यह अभी प्रॉपरली मैप्ड नहीं है, और जब तक यह नहीं होगा तब तक हम यह कंफर्म नहीं कर सकते कि डार्क मैटर ने एल्सायोनियस की साइज में क्या रोल प्ले किया। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप है हमारी नॉलेज में, और इन सारे रहस्यों को देखकर एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है, एल्सियोनियस एक आंसर नहीं है, ये एक बिगिनिंग है, एक नई रिसर्च डायरेक्शन की शुरुआत, नए सवालों की शुरुआत, नई पॉसिबिलिटीज की शुरुआत। साइंस में यही होता है, हर जवाब 10 नए सवाल लाता है, और ये चेन कभी खत्म नहीं होती। पर यही साइंस की खूबसूरती है। अगर सब कुछ पता होता, अगर कोई रहस्य नहीं होता, अगर कोई नया सवाल नहीं होता,
तो फिर एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता? एल्सायोनियस हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अभी भी हमसे बहुत आगे है, अभी भी हमसे बड़ा है, अभी भी हमें हैरान करने की क्षमता रखता है। और ये हैरानी, ये वंडर, ये क्यूरियोसिटी, यही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि अल्सायोनियस को देखकर हम अपनी मिल्की वे के बारे में क्या नया सोच सकते हैं और हमारी अपनी आकाशगंगा का भविष्य क्या है। अब तक हम अल्सायोनियस के बारे में बात करते रहे, उसकी विशालता, उसका ब्लैक होल, उसके जेट्स, उसके रहस्य, उसका भविष्य। पर अब एक पल के लिए वापस आते हैं, वापस घर आते हैं हमारी अपनी आकाशगंगा की तरफ, मिल्की वे, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जिसके एक साधारण कोने में हमारा सूरज है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, जिस पर हम पैदा हुए, जिस पर हम जीते हैं, जिस पर हम सोचते हैं। एल्सियोनियस को जानने के बाद मिल्की वे को देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले मिल्की वे बहुत बड़ी लगती थी, 1 लाख प्रकाश वर्ष, 200 से 400 अरब तारे। ये नंबर सुनकर दिमाग घूम जाता था। पर एल्सियोनियस के बाद मिल्की वे अचानक बहुत छोटी लगने लगती है। 1 लाख प्रकाश वर्ष बनाम 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष। मिल्की वे एल्सियोनियस के सामने एक बिंदु है, एक छोटी सी बिंदु। पर यह छोटापन कमजोरी नहीं है, क्योंकि मिल्की वे हमारी है और हम मिल्की वे के हैं। तो चलो आज मिल्की वे को एल्सियोनियस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और समझते हैं कि हमारी अपनी गैलेक्सी का भविष्य क्या है। मिल्की वे अभी अपनी लाइफ के एक इंटरेस्टिंग फेज में है। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। इसकी मास है लगभग 40 लाख सोलर मैसेस। एल्सायोनियस के ब्लैक होल से बहुत बहुत छोटा, पर फिर भी इतना मैसिव कि हम ठीक से इमेजिन नहीं कर सकते। सेजिटेरियस ए स्टार अभी रिलेटिवली शांत है। ये उतना एक्टिव नहीं है जितना एल्सायोनियस का ब्लैक होल है। इसके जेट्स नहीं हैं जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले हों। ये मोस्टली डॉर्मेंट है। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों को एविडेंस मिला है कि लाखों साल पहले सजिटेरियस ए स्टार बहुत एक्टिव था। उस वक्त इसने इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज की थी। इसके जेट्स थे। इसका इफेक्ट हमारी गैलेक्सी के बड़े हिस्से पर था। उस इवेंट के निशान आज भी हैं। उन्हें फेर्मी बबल्स कहते हैं। ये दो विशाल स्ट्रक्चर्स हैं जो मिल्की वे के ऊपर और नीचे फैली हैं, और यह उसी एंशंट एक्टिविटी की यादगार है। तो मिल्की वे का ब्लैक होल कभी एक्टिव था, पर अब शांत है, और एल्सायोनियस का ब्लैक होल अब भी एक्टिव है। ये कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक गैलेक्सी की लाइफ में अलग अलग फेसेस होते हैं। कभी ब्लैक होल एक्टिव होता है, कभी शांत होता है, कभी जेट्स होते हैं, कभी नहीं होते। मिल्की वे अभी एक शांत फेज में पाई है। पर अब बात करते हैं मिल्की वे के सबसे बड़े आने वाले इवेंट की, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है। यह हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, और यह हमारी तरफ आ रही है प्रति सेकंड लगभग 110 किलोमीटर की स्पीड से। यह स्पीड बहुत ज्यादा लगती है, पर डिस्टेंस इतनी वास्ट है कि इस स्पीड से भी एंड्रोमेडा को हम तक पहुंचने में लगभग 4.5 अरब साल लगेंगे। 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी। पर यह टकराना वैसा नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो स्टार्स आपस में नहीं टकराते, क्योंकि स्टार्स के बीच की डिस्टेंस इतनी वास्ट है, इतनी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है कि दो स्टार्स का डायरेक्टली आपस में टकराना लगभग इम्पॉसिबल है। जो होगा वो ये होगा कि दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से गुजरेंगी, फिर ग्रेविटी उन्हें वापस खींचेगी, फिर वो दोबारा मिलेंगी। ये प्रोसेस कई बार होगा, और धीरे धीरे दोनों गैलेक्सीज एक बड़ी गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगी। इस नई मर्ज्ड गैलेक्सी को वैज्ञानिकों ने एक इनफॉर्मल नाम दिया है, मिल्कोमेडा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का मिलाप। मिल्कोमेडा एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी। मिल्की वे जैसी स्पाइरल शेप नहीं रहेगी। ये एक बड़ा फॉर्मलेस ब्लॉब होगा
स्टार्स का एक विशाल समूह, और ये प्रोसेस वैसी ही है जैसे एल्सियोनियस बनी होगी। मर्जर्स से, अब्जॉर्प्शन से एक गैलेक्सी दूसरी को खाती है और बड़ी होती जाती है। तो एक तरह से मिल्की वे का भविष्य एल्सायोनियस के पास्ट जैसा है। ये थॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। एल्सायोनियस जो आज है वो कभी हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज के मर्जर्स से बनी होगी, और हमारी मिल्की वे एक दिन एंड्रोमेडा से मर्ज होकर कुछ ऐसा बनेगी। हर बड़ी चीज कभी छोटी थी, हर विशाल गैलेक्सी कभी एक छोटी सी गैलेक्सी थी, और हर छोटी गैलेक्सी में पोटेंशियल है कि वो एक दिन बड़ी बन जाए। पर मिल्कोमेडा एल्सायोनियस जितनी बड़ी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे लोकल ग्रुप में इतनी गैलेक्सीज नहीं है, और ब्रह्मांड का विस्तार दूर की गैलेक्सीज को और दूर कर रहा है। तो मिल्कोमेडा के पास अब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ लोकल ग्रुप की कुछ छोटी गैलेक्सीज होंगी। ये एक तरह की लिमिटेशन है, पर यह लिमिटेशन भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि एल्सायोनियस जैसी गैलेक्सीज बनने के लिए एक स्पेसिफिक कॉस्मिक ईरा चाहिए था। एक ऐसा वक्त जब गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब थीं, जब मर्जर्स ज्यादा कॉमन थे, जब इन्वायरमेंट ज्यादा फेवरेबल था। वो ईरा शायद अब नहीं है। ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलता जा रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, मर्जर्स कम होते जा रहे हैं, नए तारे कम बन रहे हैं। ब्रह्मांड एक तरह से बूढ़ा हो रहा है। और एल्सायोनियस उस वक्त की याद है जब ब्रह्मांड जवान था, जब चीजें ज्यादा एक्टिव थीं, ज्यादा डायनामिक थीं, ज्यादा एक्सट्रीम थीं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो अपने पीक से गुजर चुका है। यह सोचकर थोड़ी उदासी होती है, पर साथ ही यह भी रियलाइज होता है कि हम अभी भी यहां हैं। ब्रह्मांड अभी भी ब्यूटीफुल है, अभी भी एक्टिव है, अभी भी एल्सायोनियस जैसी विशालताएं एग्जिस्ट करती हैं, और हम उन्हें देख सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इस पूरी जर्नी से हमने क्या सीखा, और ब्रह्मांड की विशालता को जानने के बाद हमें अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहिए। ये वीडियो शुरू हुई थी एक सवाल से कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, और उस सवाल का जवाब मिला एल्सियोनियस। 1,60,60,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी, 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जिसकी मास है 400 अरब सोलर मैसेस, और रेडियो जेट्स जो इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी नोन स्ट्रक्चर बनाई। पर इस पूरी जर्नी में हमने सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में नहीं जाना, हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, अपने बारे में जाना, अपनी जगह के बारे में जाना। और अब इस पार्ट में मैं चाहता हूं कि हम रुकें, एक पल के लिए सब कुछ साइड पर रख दें और सोचें, ये सब जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इस विशालता को महसूस करने के बाद हमारी जिंदगी कैसे बदलनी चाहिए। यह सवाल फिलॉसफी का है, पर यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एल्सियोनियस के बारे में जानें, उसकी विशालता को समझें, और फिर वापस अपनी जिंदगी में जाकर वही पुराने तरीके से जिएं, तो फिर इस सब का क्या फायदा। नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो हमें बदले। तो चलो ऑनेस्टली बात करते हैं। पहली बात, जब तुम एल्सियोनियस के बारे में सोचते हो, उसकी 1,60,60,00,000 प्रकाश वर्ष की विड्थ के बारे में, उसके अरबों खरबों तारों के बारे में, तो क्या तुम्हारी वो परेशानी जो कल रात तुम्हें सोने नहीं दे रही थी, वो उतनी ही बड़ी लगती है? शायद नहीं। और ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स रियल नहीं है या तुम्हें फील नहीं करना चाहिए। बस एक पर्सपेक्टिव है, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, जो यह याद दिलाता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां बहुत टेम्पररी हैं, बहुत लोकल हैं, बहुत स्मॉल स्केल पर हैं, और यह रियलाइज करना बहुत लिबरेटिंग हो सकता है। दूसरी बात, एल्सियोनियस को देखकर यह समझ आता है कि ब्रह्मांड में स्केल का कोई अंत नहीं है। हम जितना बड़ा सोचते हैं उससे बड़ा हमेशा कुछ होता है, और यही बात हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होती है। हम जो सोचते हैं कि यह सबसे बड़ा चैलेंज है, यह सबसे बड़ी मुश्किल है, यह सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है, यह सोच अक्सर गलत होती है।
आगे हमेशा कुछ और होता है, और बड़ा, और चैलेंजिंग, और एक्सट्रीम। पर साथ ही आगे हमेशा कुछ और ब्यूटीफुल भी होता है, और इंस्पायरिंग भी, और अमेजिंग भी। एल्सायोनियस एग्जिस्ट करती है। ये फैक्ट अपने आप में इतना इनक्रेडिबल है कि इसे प्रॉपरली प्रोसेस करने में वक्त लगता है, और हम एग्जिस्ट करते हैं। ये फैक्ट उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तीसरी बात, एल्सायोनियस को खोजने वाले रिसर्चर्स जो नेदरलैंड्स में बैठे थे, जो लोफार का डेटा एनालाइज कर रहे थे, जो पहले सोच रहे थे कि यह कोई एरर है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डेटा को बार बार चेक किया, बार बार वेरीफाई किया, और जब रिजल्ट हर बार सेम आया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, भले ही वो अनबिलीवेबल था। यह साइंटिफिक ऑनेस्टी है, अपनी असम्पशंस को छोड़ने की विलिंगनेस, एविडेंस को फॉलो करने की करेज, और जो सच है उसे एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ। ये क्वालिटीज सिर्फ साइंस में नहीं चाहिए, जिंदगी में भी यही चाहिए। कभी कभी जो सच होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग होता है। कभी कभी रियलिटी हमारे असम्पशंस को तोड़ देती है, और उस मोमेंट में दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम अपनी पुरानी सोच से चिपके रहें, या एविडेंस को फॉलो करें और आगे बढ़ें। एल्सायोनियस की खोज इसलिए हुई क्योंकि रिसर्चर्स ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। चौथी बात, इस पूरी वीडियो में हमने बहुत सारे नंबर सुने, बहुत सारी डिस्टेंसेस सुनी, बहुत सारी स्ट्रक्चर समझी, पर इन सब के बीच एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो ये है, एल्सियोनियस 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। उसकी लाइट 3 अरब साल में हम तक पहुंची। उस वक्त अर्थ पर कोई नहीं था जो उसे देख सके, पर आज कोई है। हम हैं। हम उस लाइट को कैच कर रहे हैं, हम उस लाइट को समझ रहे हैं, हम उस लाइट से एक स्टोरी बना रहे हैं। 3 अरब साल की जर्नी, और उसका डेस्टिनेशन है हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारी समझ। ये कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ब्रह्मांड ने यह लाइट भेजी, और हम यहां थे उसे रिसीव करने के लिए। शायद यह कोइंसिडेंस है, शायद नहीं, पर जो भी हो, यह मोमेंट, यह कनेक्शन, यह अवेयरनेस, ये रियल है। और पांचवी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यूरियोसिटी कभी मत छोड़ो। एल्सायोनियस इसलिए डिस्कवर हुई क्योंकि कुछ लोग क्यूरियस थे, क्योंकि वो बस यह जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है। उन्हें नहीं पता था कि उनका जवाब एस्ट्रोनॉमी को हिला देगा। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी डिस्कवरी करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक्स में जाएगी। वो बस क्यूरियस थे, और क्यूरियोसिटी ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां किसी ने सोचा नहीं था। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम क्यूरियस होते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम जानना चाहते हैं, तो हम उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां हमने प्लान नहीं किया था। और कभी कभी वो जगहें बहुत खूबसूरत होती हैं। ब्रह्मांड में एल्सायोनियस है, 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी, विशाल, ओवरवेलमिंग, टेरिफाइंग। पर हम यहां हैं, उसे देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, और यह काफी है। अगले पार्ट में हम इस पूरी जर्नी को रैप अप करना शुरू करेंगे, और बात करेंगे कि आगे क्या होगा, साइंस कहाँ जा रही है, और ब्रह्मांड के बारे में हम आगे क्या डिस्कवर करेंगे। हम एक बहुत एक्साइटिंग वक्त में जी रहे हैं। ये बात अक्सर कही जाती है, पर एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये लिटरली सच है। पिछले 50 सालों में हमने ब्रह्मांड के बारे में जितना जाना है, वो उससे पहले के पूरे इतिहास में जाने से कहीं ज्यादा है। और अगले 50 साल और भी इनक्रेडिबल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही है जहां हम ब्रह्मांड को उन तरीकों से देख पाएंगे जो पहले पॉसिबल नहीं थे। तो आज बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पहले बात करते हैं उन टेलीस्कोप्स की जो आने वाले सालों में एस्ट्रोनॉमी को बदल देंगे। सबसे पहले एसके, यानी स्क्वायर किलोमीटर अरे। ये टेलीस्कोप अभी बन रहा है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में।
इसके हजारों एंटेनास होंगे और ये लोफार से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव होगा। एसके जब पूरी तरह तैयार होगा तो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। वो स्ट्रक्चर्स जो अभी हमें दिखती नहीं हैं, जो इतनी फेंट हैं कि हमारे करंट टेलीस्कोप्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, एसके उन्हें देख पाएगा। इसका मतलब है कि एल्सियोनियस जैसी और डिस्कवरीज होंगी। शायद एल्सायोनियस से भी बड़ी स्ट्रक्चर्स मिले। शायद ऐसी रेडियो गैलेक्सीज मिले जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को फिर से चैलेंज करे। एसके ये सिर्फ रेडियो गैलेक्सीज ही नहीं देखेगा, ये पहले तारों की खोज करेगा। ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती दौर में जब पहले तारे बने थे, उस वक्त की सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये ग्रेविटेशनल वेव्स के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स को भी सर्च करेगा। सेटी की सर्च को एक नया डायमेंशन देगा। एसके एस्ट्रोनॉमी का एक गेम चेंजर होगा। दूसरा टेलीस्कोप है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जिसे ईएलटी कहते हैं। यह चिल्ली में बन रहा है। इसका प्राइमरी मिरर लगभग 39 मीटर वाइड होगा। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा। ईएलटी इतना पावरफुल होगा कि यह दूर की गैलेक्सीज के इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाएगा, जो अभी इम्पॉसिबल है। ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को एनालाइज कर पाएगा। ये ब्रह्मांड के सबसे पुराने और सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा। और एल्सायोनियस जैसी गैलेक्सीज के कॉन्टेक्स्ट में ईएलटी ये करने में हेल्प करेगा कि हम उनके स्टेलर पॉपुलेशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। कितने तारे हैं, किस तरह के तारे हैं, उनकी एज क्या है। तीसरी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एस्ट्रोनॉमी में बढ़ता हुआ यूज। हमने बात की थी कि लोफार का डेटा इतना विशाल है कि उसे मैन्युअली प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एआई का यूज हो रहा है। पर यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में एआई एस्ट्रोनॉमी में एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा। यह डेटा में पैटर्न्स ढूंढेगा जो ह्यूमन आई मिस कर जाती है। यह मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को क्लासिफाई करेगा। यह अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स को फ्लैग करेगा। यह प्रिडिक्शंस करेगा कि किस रीजन में इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हो सकती हैं। एआई और एस्ट्रोनॉमी का यह कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि डेटा तो हमारे पास बहुत है, बहुत ज्यादा, पर उसे प्रोसेस करने की क्षमता लिमिटेड थी। एआई वो लिमिटेशन हटा रहा है, और जब डेटा प्रॉपरली प्रोसेस होगा तो उसमें से कितनी डिस्कवरीज निकलेंगी, ये सोचकर ही एक्साइटमेंट होती है। चौथी बात है मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। ये एक नया फील्ड है। इसमें हम ब्रह्मांड को सिर्फ लाइट से नहीं, बल्कि ग्रेविटेशनल वेव से भी, और न्यूट्रिनो से भी, और कॉस्मिक रेज से भी देखते हैं। हर मैसेंजर एक अलग इंफॉर्मेशन लाता है। लाइट एक तरह की स्टोरी बताती है, ग्रेविटेशनल वेव्स दूसरी तरह की, न्यूट्रिनोज तीसरी तरह की। जब हम इन सब को मिलाते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। एल्सायोनियस जैसी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सिर्फ रेडियो वेव्स में नहीं, बल्कि इन सारे मैसेंजर्स में स्टडी करें, तो हमें उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अभी से कहीं ज्यादा रिच होगी। ये फील्ड अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, पर इसमें बहुत पोटेंशियल है। पांचवी और सबसे एक्साइटिंग बात, स्पेस टेलीस्कोप्स का अगला जनरेशन, जेम्स वेब। स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाया कि स्पेस में टेलीस्कोप रखने से क्या होता है। कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई इंटरफियरेंस नहीं, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस। आने वाले दशकों में और भी पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स लॉन्च होने वाले हैं, जो और भी डीप देखेंगे, और भी फेंट ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करेंगे, और भी डिस्टेंट गैलेक्सीज स्टडी करेंगे, और इनमें से कुछ स्पेसिफिकली रेडियो वेवलेंथ्स के लिए डिजाइन होंगे। स्पेस में रेडियो टेलीस्कोप होने का मतलब है अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई लिमिटेशन नहीं, और वो अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से भी ज्यादा सेंसिटिव होंगे। ये कॉम्बिनेशन, स्पेस बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स प्लस
AI प्लस मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। ये ब्रह्मांड को देखने का एक कंप्लीटली नया तरीका होगा। और इस नए तरीके से हम क्या देखेंगे, हम नहीं जानते। और यही सबसे एक्साइटिंग बात है। जब गलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से आसमान देखा तो उन्हें नहीं पता था कि वो क्या देखेंगे। उन्होंने जुपिटर के चंद्रमा देखे, सैटर्न के रिंग्स देखे, मिल्की वे के स्टार्स देखे। वो डिस्कवरीज किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी। उसी तरह आने वाले टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज से जो डिस्कवरीज होंगी उन्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि हमें एल्सायोनियस से भी बड़ी गैलेक्सी मिले। हो सकता है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिले जो हमारी फिजिक्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को बदल दे। हो सकता है कि हमें कोई सिग्नल मिले किसी दूसरी सिविलाइजेशन का। या हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिले जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। ब्रह्मांड हमेशा हमें हैरान करता है, हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमी इतनी फैसिनेटिंग है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां हर नई डिस्कवरी पुराने सवालों के जवाब देने के साथ साथ नए सवाल भी लाती है। जहां हर नई टेलीस्कोप एक नई दुनिया खोलती है। जहां हर नया डेटा एक नई कहानी छुपाए होता है। एल्सायोनियस उसी कहानी का एक चैप्टर है। एक बहुत बड़ा, बहुत हैवी, बहुत टेरिफाइंग चैप्टर। पर एक चैप्टर, आगे और चैप्टर्स आएंगे। और वो चैप्टर्स कैसे होंगे यह जानने के लिए हमें बस एक काम करना है, देखते रहना, सवाल पूछते रहना और क्यूरियस रहना। अगले पार्ट में हम इस पूरी वीडियो का इमोशनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एल्सियोनियस को जानने के बाद हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं। हम लगभग अंत में आ गए हैं, पर अंत से पहले एक बात करनी है। एक बात जो मैंने इस पूरी वीडियो में फील की और जो मुझे लगता है तुमने भी फील की होगी। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग डर और वंडर का मिश्रण है। अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत परफेक्ट वर्ड है, ऑ। ऑ वो फीलिंग है जब कोई चीज इतनी बड़ी हो, इतनी ओवरवेलमिंग हो, इतनी बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन हो कि हम बस स्पीचलेस हो जाएं। एल्सायोनियस वो फीलिंग देती है। 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष। ये नंबर सुनते ही कुछ होता है अंदर, कुछ शिफ्ट होता है। एक मोमेंट के लिए हम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस विशाल ब्रह्मांड को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और उस मोमेंट में हम बदल जाते हैं, थोड़े से, पर बदलते जरूर हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली ऑ फील करते हैं वो ज्यादा हम्बल होते हैं, ज्यादा क्यूरियस होते हैं, ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं दूसरों से और ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और एस्ट्रोनॉमी इस ऑ का सबसे पावरफुल सोर्स है, क्योंकि ब्रह्मांड से बड़ा कुछ नहीं है, लिटरली। तो जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, जब हम एल्सायोनियस के बारे में सोचते हैं, तो हम वो सबसे बड़ी पॉसिबल ऑ फील कर रहे होते हैं। पर यहां एक पैराडॉक्स है। जितना हम ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करते हैं उतना ही हम यह भी रियलाइज करते हैं कि हम कितने छोटे हैं। और ये छोटापन अनकंफर्टेबल है। हम नेचुरली ये मानना चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट हैं, कि हमारा एग्जिस्टेंस मैटर करता है, कि हम सिर्फ एक विशाल और इंडिफरेंट ब्रह्मांड में एक पॉइंटलेस एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर क्या करें इस फीलिंग का? मेरा जवाब यह है, दोनों को एक साथ होल्ड करो। हाँ, हम छोटे हैं, ब्रह्मांड के स्केल पर हम लगभग कुछ भी नहीं हैं, पर हम कॉन्शियस हैं। और कॉन्शियसनेस बहुत रेयर है, शायद ब्रह्मांड में सबसे रेयर चीज। एल्सायोनियस के पास साइज है, पर वो नहीं जानती कि वो एग्जिस्ट करती है। उसका अल्ट्रा मासिव ब्लैक होल 400 अरब सोलर मैसेस का है, पर उसे नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है। उसके अरबों खरबों तारे बिलियंस ऑफ ईयर्स से चमक रहे हैं,
पर उन्हें नहीं पता कि वो चमक रहे हैं। पर हमें पता है। हम जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं कि एल्सायोनियस एग्जिस्ट करती है। यह नोइंग, यह अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस, यह साइज से ज्यादा पावरफुल है। 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि साइज तो बस एक मेजरमेंट है, पर कॉन्शियसनेस एक मिरेकल है। अब एक और बात, इस पूरी वीडियो में हमने बहुत सारी मुश्किल चीजें सीखी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझे, बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर्स प्रोसेस किए। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि किसी ने यह सोचा, किसी ने लोफार बनाया, किसी ने उसका डेटा एनालाइज किया, किसी ने एल्सियोनियस को आइडेंटिफाई किया, किसी ने उस पर पेपर लिखी, किसी ने उसे ट्रांसलेट किया, किसी ने उसे सिंप्लीफाई किया और किसी ने उसे तुम तक पहुंचाया। ये एक चेन है, नॉलेज की चेन, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है, एक भाषा से दूसरी भाषा तक जाती है, एक देश से दूसरे देश तक जाती है। और तुम उस चेन का हिस्सा हो। जब तुम यह वीडियो देखते हो, जब तुम एल्सियोनियस के बारे में जानते हो, जब तुम इसे किसी और को बताते हो, तुम उस चेन को आगे बढ़ाते हो, नॉलेज को जिंदा रखते हो, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन शायद कोई बच्चा है, अभी छोटा है, जिसे अभी नहीं पता कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, जो अभी सिर्फ आसमान देखता है और सोचता है कि वो स्टार्स क्या हैं। और शायद एक दिन वो ये वीडियो देखे या इस जैसी कोई वीडियो देखे और उसके अंदर कुछ जागे, एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी, एक जानने की चाहत। और वही बच्चा एक दिन वो एस्ट्रोनॉमर बने जो आल्सायोनियस से भी बड़ी कोई गैलेक्सी डिस्कवर करे। ये चेन इसी तरह चलती है, इसी तरह साइंस आगे बढ़ती है, इसी तरह ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। एक और बात जो मुझे इस पूरी जर्नी में बहुत डीपली फील हुई, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिक हैं, जो चैलेंजेस हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो मुश्किलें हैं वो किसी ने फेस नहीं की। पर ब्रह्मांड की विशालता को देखने के बाद ये रियलाइज होता है कि हम एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी स्टोरी का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड 14 अरब साल पुराना है। उसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, उनमें अनगिनत तारे हैं और उन सब के बीच हम यहां हैं, इस छोटी सी पृथ्वी पर, इस छोटे से वक्त में। और हम सोच सकते हैं, और यही थिंकिंग, यही क्वेश्चनिंग, यही वंडरिंग, यही हमें उस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बनाती है। हम उस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। हमारे एटम्स वहीं से आए, हमारी एनर्जी वहीं से आई, हमारी क्यूरियोसिटी उसी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश है जिसने हमें बनाया। एल्सियोनियस हमसे 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, पर किसी तरह हम कनेक्टेड हैं उस लाइट से जो 3 अरब साल में हम तक पहुंची, उस नॉलेज से जो उस लाइट ने हमें दी, उस वंडर से जो उस नॉलेज ने हमें दिलाई, और उस ह्यूमैनिटी से जो उस वंडर को फील कर सकती है। ये कनेक्शन, ये बॉन्ड, ये रिलेशनशिप, ये किसी डिस्टेंस से नहीं टूटती, चाहे वो डिस्टेंस 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष ही क्यों ना हो। अगले पार्ट में हम इस पूरी जर्नी का फाइनल कंक्लूजन करेंगे, आखिरी वर्ड्स, आखिरी थॉट्स, और एक ऐसी एंडिंग जो तुम्हारे साथ बहुत देर तक रहे। हम यहां तक आ गए, मिल्की वे से शुरू हुए, लोकल ग्रुप से गुजरे, सुपर क्लस्टर्स को समझा, रेडियो गैलेक्सीज को एक्सप्लोर किया और आखिर में पहुंचे एल्सियोनियस तक। 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाश गंगा, 400 अरब सोलर मैसेस का ब्लैक होल, 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, और फिर भी हमारी आंखों तक पहुंची, हमारे दिमाग तक पहुंची, हमारे दिल तक पहुंची। ये जर्नी सिर्फ एक गैलेक्सी की कहानी नहीं थी, यह हमारी कहानी थी, उस क्यूरियोसिटी की कहानी
जो हमें आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती है, उस वंडर की कहानी जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है, उस ह्यूमैनिटी की कहानी जो इस विशाल और इंडिफरेंट ब्रह्मांड में भी मीनिंग ढूंढती है। और आज इस जर्नी के आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आसमान को देखते रहो, जब भी मौका मिले, जब भी रात साफ हो, जब भी शहर की लाइट से दूर जाने का मौका मिले। ऊपर देखो, वो तारे जो तुम देखते हो, वो सब मिल्की वे के हिस्से हैं, उस गैलेक्सी के हिस्से जो 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, जो खुद ब्रह्मांड में एक बिंदु है। और उस ब्रह्मांड में एल्सायोनियस है, 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, चुपचाप एग्जिस्ट करती हुई, अपने जेट्स चलाती हुई, अपने ब्लैक होल को पावर करती हुई, बिना यह जाने कि कोई उसे देख रहा है। पर तुम जानते हो, और यह नोइंग, ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस, यही सबसे बड़ा मिरेकल है। ब्रह्मांड ने एल्सियोनस बनाई, पर ब्रह्मांड ने हमें भी बनाया, और हम वो एकमात्र चीज हैं जो आल्सायोनियस को देख सकती है, समझ सकती है, फील कर सकती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत छोटे हो, कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ऑर्डिनरी है, कि तुम मैटर नहीं करते, तो याद रखो, तुम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जिसने एल्सियोनियस बनाई। तुम उन एटम्स से बने हो जो स्टार्स में बने थे। तुम उस कॉन्शियसनेस के कैरियर हो जो इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में शायद सबसे रेयर चीज है। तुम मैटर करते हो, बहुत ज्यादा। और अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी उस वंडर के करीब ले गई, अगर इसने तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकाला, अगर इसने तुम्हारे अंदर एक भी नया सवाल जगाया, तो ये वीडियो अपना काम कर गई। अब एक छोटी सी बात, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर एल्सियोनियस की कहानी ने तुम्हें कहीं टच किया, तो लाइक बटन दबाओ। ये एक छोटा सा बटन है, पर इससे इस चैनल को बहुत फर्क पड़ता है और नए लोगों तक यह वीडियो पहुंचती है। और अगर तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी और जर्नीज करना चाहते हो, ब्रह्मांड के और रहस्यों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, ये तुम डिसाइड करो। कमेंट में बताओ कि ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य है जो तुम्हें सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम और जानना चाहते हो? ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, पैरेलल यूनिवर्सेस, टाइम ट्रैवल, बिग बैंग से पहले क्या था, या कुछ और? जो टॉपिक सबसे ज्यादा कमेंट्स में आएगा, अगली वीडियो उसी पर बनेगी। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है, उन सबका जो इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो उस वास्ट और टेरिफाइंग और ब्यूटीफुल यूनिवर्स को थोड़ा और समझना चाहते हैं। तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार फिर मिलते हैं किसी और रहस्य के साथ, किसी और जर्नी के साथ, किसी और एल्सायोनियस के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड में रहस्यों की कोई कमी नहीं है और हमारी क्यूरियोसिटी की भी नहीं। देखते रहो, सोचते रहो, सवाल पूछते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।